हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप सबकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। प्रीलिम्स को ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, सो आई थिंक आप सब गियर अप हो चुके होंगे। बट नॉनदलेस हमारी करंट अफेयर सीरीज जो चल रही है, वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए कवरेज रहेगी 17 फेब से 28 फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हुई हैं, जो आपको जानना चाहिए, विच शुड बी समथिंग दैट यू शुड नो, वो मैं आपको इसमें कवर करके बताऊंगी। और इसके अलावा जैसे कि आप इसका फॉर्मेट जानते होंगे, सिर्फ एक न्यूज को हम कवर नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ रिलेटेड जितने भी अदर सब्जेक्ट जो हम देख सकते हैं, टॉपिक्स जो आप रिवाइज कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि इस एक टॉपिक से आप किस तरीके से और भी अदर टॉपिक से रिलेट करके उसको सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। किसी बच्चे ने मुझे इंडेक्स ऐड करने के लिए बोला था, तो वो मैंने कर लिया है फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप ये देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो नियरली आपके पास 21 मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं, और उसके बाद कुछ जो शॉर्ट्स में भी चीजें हम कवर करते हैं वो यहाँ पर है। वंस यू गेट दिस पीडीएफ आप इसको देख सकते हैं। ओके सबसे पहले हमारे पास कुछ स्कीम्स आती हैं, या तो न्यू स्कीम भी होती है कभी कभार आपके पढ़ने के लिए, या मेजरली आपको मैं बताऊं, मेजर चंक ऑफ स्कीम जो सरकार की होती है वो काफी लंबे समय से चल रही होती है। या तो उसे ही एक्सटेंड कर दिया जाता है, या तो कभी उसे रीवैम्प कर दिया जाता है, कभी किसी में सब्स्यूम करते हैं, कभी किसी और को उसमें सब्स्यूम करते हैं, कभी उसका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। और जब कभी वो फेजेस में लॉन्च हो रही होती है, तो भी आपको पढ़ना होता है कि भाई फेज 1 कंप्लीट हुआ है, उसमें ये चीजें हमने अचीव कर ली है, फेज 2 में हम आगे जा रहे हैं, और अब ये चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, तो स्कीम्स को पढ़ने का आपके पास दो तरीका है मेजरली। जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि स्कीम्स के लिए आपको कैसे पढ़ना है। पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वो जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री की है, किस पर्पज से लाई गई है, किसके लिए लाई गई है, वुमेन के लिए है, बच्चों के लिए है, या फिर आपके जो फार्मर्स के लिए है, या एमएसएमईज के लिए, लाइक फॉर होम। एंड देन आपको पता होना चाहिए उसके कुछ मेजर अगर ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करे हैं कि भाई हमको 50% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ानी है, या फिर 25% तक कोई XYZ चीज कम करनी है। अगर ऐसे कोई क्वांटिफिएबल टारगेट्स हैं तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम्स है, सबसे पहले वो है आपकी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको आप पीएम आशा के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्कीम को फर्दर जो है अप्रूव कर दिया गया है फॉर द ईयर 2025-2026। अब देखो, ये जो स्कीम है ये कोई न्यू स्कीम नहीं है, ये 2018 में लॉन्च हुई थी, और कहीं ना कहीं ये जो है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपके फार्मर्स के लिए लाई गई है। तो फार्मर्स से जो सरकार है वो एमएसपी पे क्रॉप्स की खरीदी करती है ना, खरीफ क्रॉप अलग से है, रबी क्रॉप्स अलग से हैं, सबकी एक लिस्ट निकलती है। तो उसी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन की और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ये पीएम आशा लाई गई है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता मतलब कौन? हमारे जो फार्मर्स है, उन्हीं का बनाया हुआ जो क्रॉप्स वो जो उगा रहे हैं वही तो हम खा रहे हैं ना, वो हमारे लिए अन्नदाता है। आय संरक्षण मतलब आपके जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसमें नाम में ही आपको दिख जा रहा है कि ये उनकी जो उनको एमएसपी पे प्राइस मिलता है उसमें प्रोक्योरमेंट होता है। जैसे मान लो धान है, तो जो एफसीआई है वो फार्मर से एमएसपी पे धान प्रोक्योर करती है, और फिर उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आप पीडीएस में पढ़ते हो। तो ये उसी से रिलेटेड है, उसी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए ये जो स्कीम है आपकी वो लाई गई थी। अब अगर मैं इस स्कीम के कुछ की हाइलाइट्स आपको दिखाऊं, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। इसका मेन पर्पस क्या है? जो फार्मर्स हैं उनको एक प्राइस का अश्योरेंस प्रोवाइड करना, और जो भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज होती है, मेनली जो फूड आइटम्स है, उनका जो प्राइस वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करना। भाई ऐसा नहीं अब फार्मर्स ने ग्रो कर दिया है, ग्रो करके हार्वेस्ट हो गया वो, और वो माल लेके आ गए मार्केट में, लेकिन मार्केट में अगर उसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी चल रही है, अगर माल सिर्फ 5 रुपए में बिक रहा है, 10 रुपए में बिक रहा है, तो उस फार्मर्स को तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो उनके साथ ऐसा ना हो, उसको मेक श्योर करने के लिए सरकार क्या है, एक प्री रेट डिसाइड करती है, एमएसपी डिसाइड होती है, ठीक है भैया इस रेट में हम तुमसे माल खरीद लेंगे, तुम टेंशन ना लो, तुमने तुम्हारा जितना भी एफर्ट्स लगाया है, लेबर लगाया है, उसका तुमको पैसा मिलेगा। सो मोर और लेस एमएसपी का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो तुम्हारी पीएम आशा है, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स कवर्ड हैं? तो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, कोपरा है। ये वही क्रॉप्स हैं जिनके लिए आपकी एमएसपी की लिस्ट जारी होती है। पढ़ते हो ना कि 23 क्रॉप्स है, ओवरऑल 22 है, प्लस एक शुगर केन आता है, तो वो जो आप पढ़ते हैं उसी का ही ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा।
इस स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसी के अंतर्गत है ना, इसी के अंदर है। तो इसमें आपके जो क्रॉप्स कवर्ड होते हैं, ये पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, कोपरा है, बेसिकली जो भी आपके फेयर एवरेज क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो कोपरा मीट करता है। प्रोक्योरमेंट एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, जो सरकार की तरफ से फार्मर से जो भी धान है या पल्सेस है, कुछ भी है, जो प्रोक्योर करती है। तो एक तो आपकी नाफेड हो जाती है और दूसरी एफसीआई, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा इसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे, तो जो भी फार्मर्स आपके प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, जो एमएसपी पे स्टेट एजेंसीज के थ्रू डायरेक्टली अपना माल सप्लाई करते हैं, वो इसमें बेनिफिशियरी रहेंगे। 2024-25 के लिए अपडेट है कि सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल और मसूर की दाल का भी प्रोक्योरमेंट अंडर दिस प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो अलाउ कर दिया है, इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट। आपने देखा होगा कि इन सब दालों की भी एमएसपी कुछ कुछ स्टेट्स देते हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग मुद्दा, लेकिन स्टेट्स भी अपनी तरफ से एड ऑन करते रहते हैं। देन अनदर कंपोनेंट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। जितनी भी ऑयल सीड्स हैं जिसके लिए एमएसपी जो है वो नोटिफाई किया जाता है, वो इसमें कवर्ड है। इसमें डायरेक्ट पेमेंट फार्मर्स को किया जाता है। देखो, जो भी उनका सेलिंग प्राइस होता है और एमएसपी होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो फार्मर्स को पे किया जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है एमएसपी पे लिया, लेकिन जो मार्केट सेलिंग प्राइस है या जो मॉडल प्राइस है वो कभी कभार ज्यादा हो गया या कुछ हो गया, एमएसपी का 15% का वैल्यू फिर फार्मर्स को अलग से पे किया जाता है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए फ्लेक्सिबल है, वो चाहे तो या तो पीएसएस चूज कर सकते हैं फार्मर्स को देने के लिए, या फिर पीडीपीएस फॉर ऑयल सीड स्पेसिफिकली, क्योंकि ऑयल सीड आप देखोगे तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सरकार अपने हिसाब से चूज करती है। अब दोनों में ही तो पैसा नहीं दे देगी, कुछ एक देती है। देन आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आती है। कोई ऐसी कमोडिटी है जो पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, टमाटर सड़ जाते हैं ना, तो उस टाइप की अगर जो कमोडिटीज हैं जो एमएसपी में कवर्ड नहीं है, जैसे प्याज हो गया तुम्हारा, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी चीजों की प्रोक्योरमेंट के लिए आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होती है। अगर ये जाके मार्केट में बिके नहीं तो फार्मर्स को बहुत लॉस हो जाता है। तो ये स्टेट यूनियन टेरिटरी जब रिक्वेस्ट करती है तो उनकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। हाउएवर ये जो स्कीम है ना, इसकी इम्पैक्ट काफी लिमिटेड है। आप देख सकते हैं 2018 से लॉन्च हुई थी, लेकिन ज्यादा कुछ इसकी जो क्या बोलना चाहिए कवरेज है या फिर बोलना चाहिए अचीवमेंट्स है, वो काफी कम है। इसने बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एक तो क्रॉप कवरेज कम है, बहुत ही कम जो क्रॉप्स है वो इसमें कवर्ड हुए हैं। दूसरा, हमारे पास, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि जो फूड क्रॉप्स है उनकी जो स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स की जो कैपेसिटी है हमारे पास, वो इनएडुकेट है। आप देख रहे होंगे कि काफी सारी स्कीम्स जो है सरकार चला रही है हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज को भी इंप्रूव करने के लिए। जैसे ग्राम पंचायत लेवल में ही बोला गया है कि भाई आप पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, उसके लिए भी सरकार जो है मतलब पैसे देती है, फाइनेंशियल एड देती है। ये मैंने आपको कहीं तो भी पढ़ाया है। अब देखो, ये एक स्कीम पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जितनी भी स्कीम्स आपके नोट्स में ये फार्मर से रिलेटेड है, या आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की है, वो एक नजर में रिवाइज कर लो। और अगर कोई अभी रिसेंटली 1-2 साल के न्यूज में थी तब तो उसको जरूर रिवाइज कर लो। अब स्कीम्स पढ़ने का एक तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सारे स्कीम्स के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनका मॉड्यूल निकलता है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इनसाइट का निकलता है, विजन का निकलता है, जिसका राउस का निकलता है, सबका निकलता है। तो जिसका भी आपको पढ़ने में सहूलियत लगती है, यू आर कंफर्टेबल विद, बस वो एक मॉड्यूल या तो डाउनलोड कर लो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ने में आपको पीडीएफ से पढ़ना आपके लिए ईजी होता है तो वो कर लो, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, क्योंकि वो आपको काम आने वाली है आगे भी। तो आपके पास जब वो मटेरियल आ जाता है, सारी मैक्सिमम स्कीम्स उसमें कवर्ड रहती हैं, आप उन स्कीम्स को वहां पे कवर करेंगे। जो स्कीम्स उसमें कवर्ड नहीं है, आपको कोई नई देखने को मिलती, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास मॉड्यूल है, लेट्स से उसमें पीएम आशा नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं, उतना छोटा सा स्टिकी नोट्स ले लो या फिर एक पेज ही ले लो, उसमें वो पीएम आशा को बिल्कुल उसी पैटर्न पे लिख लो जिस पैटर्न में तुम्हारे वो मॉड्यूल में दिया गया है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा नोट्स नहीं बनाने का जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो। मैं ऐसा इसलिए आपको कह रही हूँ, ये मेंस में भी आपको काम आएगा। से फॉर एग्जाम्पल, सपोजेटली अगर कोई फ्यूचर में ये जो मिनिस्ट्री है इनकी कोई एनुअल रिपोर्ट्स आती है, या कभी कभार जब स्कीम कुछ 5 साल कंप्लीट कर लेती है, 10 साल कंप्लीट कर लेती है ना, तो उनकी ओवरऑल अचीवमेंट आपको देखने को मिलती है, पीआईबी में भी रिलीज होता है। उन अचीवमेंट्स को आप वहीं पे लिख सकते हो एंड देन यू कैन कोट इट इन योर मेंस आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू काइंड ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को ईजी बनाने के लिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ।
Then you have another scheme which is being launched, दैट इज म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये एमएसएमईज के लिए लाई गई है और यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब ये ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत ये जो आपके एमएसएमईज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 100 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, जो भी बैंक्स वगैरह होती है जहां से भी वो लोन उठा सकते हैं उनसे वो 100 करोड़ तक का लोन जो है ले सकते हैं। अगर इस स्कीम के सेलिएंट फीचर्स की हम बात कर ले तो सबसे पहले तो इसमें एक ट्रस्ट या फिर फंड क्रिएट किया गया है, मतलब एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया है जो इस पूरी स्कीम के फंड को मैनेज करेगा। फंड ऐसा तो नहीं है कि सीधे आरबीआई को दे देंगे, सीधे एसबीआई को, नहीं, कोई तो भी ट्रस्ट होगा ना जो उस कॉर्पस को मेंटेन करेगा, क्योंकि सरकार जब स्कीम लाती है तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट एलोकेट करती है, तो वो जो एलोकेटेड अमाउंट किसके पास रहेगा, तो देयर इज अ ट्रस्ट और द फंड मैनेजर यू कैन से। इसको फॉर्म कौन करा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेज्ड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड कंपनी है, ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, गारंटी कवरेज 60% तक गारंटी कवरेज है जो ये ऑफर करती है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। आपको गारंटी कवरेज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। जैसे आप जब लोन लेने जाते हैं ना तो बैंक बोलती है कि भाई तुम मेरे को या तो कोलेट्रल सबमिट करो या कोई गारंटर का साइन लेकर के आओ। गारंटर मतलब क्या, अगर तुमने मेरा लोन वापस नहीं किया तो तुम्हारे बदले कौन करेगा, तुम्हारी गारंटी कौन दे रहा है कि तुम्हारी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है और तुम मेरे को लोन वापस करोगे। जैसे आपका दोस्त आपके साथ जाता है ना, हाँ हाँ मैम ये कल होमवर्क करके ला देगा, तो वो गारंटी दे रहा है आपकी, आप करके लाओगे नहीं हो तो अलग बात है, बट वो गारंटर बना है। तो ऐसे ही सरकार बोल रही है कि देखो भाई तुम जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो वो एमएसएमई को लोन दो, तुम्हारा जो भी लोन रहेगा उसका 60% जो है मैं गारंटी देता हूँ। सरकार नहीं, मतलब सरकार ने ही ये जो आपका ये बनाया है कंपनी, इसको बोला है कि भाई तुम गारंटी लो। अगर सपोजेटली किसी ने 100 करोड़ का लेट्स से लोन ले लिया, अब वो एमएसएमई का 100 करोड़ वेस्ट चला गया, वो नहीं लोन आपका छुट्टा कर पाए, तो उसका जो 60% है वो कौन आपको पे करेगा, आपको मतलब लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, यही जो तुम्हारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड है। तो क्रेडिट गारंटी आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, और जो भी ये जो इस गारंटी ट्रस्ट कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड हैं वो एक्ट एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑफ कोर्स दे विल बी कंसीडर फॉर लेंडिंग। एलिजिबल बोरोअर्स कौन है, तो भाई जो एमएसएमई जिनके पास में वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उद्यम पोर्टल आता है ना जहां पे एमएसएमईज अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो वो जो लोग रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा उनके ऊपर कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होना चाहिए। मिनिमम 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट एंड मशीनरी दे कैन बोरो फ्रॉम दी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। स्कीम की ड्यूरेशन फिलहाल तो 4 साल के लिए है, या फिर अंटिल ₹7 लाख करोड़ इन गारंटी आर इशूड, जो भी पहले हो जाता है। अगर पहले 7 लाख करोड़ तक का लोन इशू हो जाता है तो फिर ये स्कीम बंद हो जाएगी, या फिर 4 साल तक बंद क्या होगी, कई बार सरकार इसको एक्सटेंड वगैरह कर देती है। अब इस स्कीम के आने से इंपैक्ट क्या होगा, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी ना, क्योंकि हमारे एमएसएमईज का आप जब नेगेटिव साइड पढ़ते हैं कि क्यों एमएसएमईज आपके इतने बूस्ट नहीं हो पा रहे, तो कैपिटल उनका एक बड़ा दिक्कत का बात रहता है, उनके पास कैपिटल की कमी होती है, पैसे की कमी होती है। तो अगर पैसे की कमी पूरी हो जा रही है, उनको लोन मिल जा रहा है, तो उस लोन से वो अपना जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन इक्विपमेंट है, अपग्रेड कर सकते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया जो है हमारा सेल्फ रिलायंट बनने का, खुद से सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने का, उसके लिए भी ये काफी तरह से सपोर्टिव रहेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी एनहांस होगी, क्योंकि एमएसएमईज कहीं ना कहीं एक ऐसा सेक्टर है जिसको अगर आप बूस्ट करते हैं तो काफी हद तक आपका जो इकोनॉमी है वो ग्रो करता है। इवन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ओवरऑल शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग से जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एमएसएमईज का अच्छा खासा रोल होता है। तो आपने देखा होगा हमारी जो रीसेंट गवर्नमेंट है उसका काफी ज्यादा फोकस है एमएसएमईज को एनहांस करने में। वो इसीलिए है क्योंकि इनके पास में वो पोटेंशियल है, अगर हम इनको एनहांस कर देते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। और वैसे भी आप सभी को पता होगा जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आपके पास 3 आपके जीडीपी के सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। नॉर्मली जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है ना तो पहले एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहती है, फिर वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनती है, तब जाके उसका सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। ये एक नॉर्मल पाथ है ऑफ ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ भाई, इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी थी और सीधे कूद गई है सर्विसेज में। मैन्युफैक्चरिंग हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेगनेंट पे रह गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा बहुत सारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है, क्योंकि इसमें हम पीछे रह गए। और वैसे भी ब्रिटिशर्स आए थे तो वो तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आधे ज्यादा करके गए थे। आपको पता होगा कि जब यूके में इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, ऑल थैंक्स टू देम, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ये एक स्कीम आपको समझ में आई। अब भाई अगली स्कीम है, बहुत पुरानी है, आप सब इसको जानते हैं, लेकिन 10 साल इसको कंप्लीट हो गए। जैसे कि मैंने आपको कहा था 10 साल जब कंप्लीट होते हैं या 5 साल, तो फिर से वो जो स्कीम है वो आपकी रीसर्फेस हो जाती है। और कई बार फिर इसी तरह के रीसर्फेस हुई वाली स्कीम से ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है और हमको लगता है ये 10 साल पुरानी स्कीम क्यों पूछ रहा है, वो इसीलिए पूछ रहा होता है क्योंकि वो न्यूज में आई होती है। तो अगर मैं इस स्कीम की बात करूं, सॉइल हेल्थ कार्ड 2025 में राजस्थान के सूरतगढ़ से ये लॉन्च हुई थी। क्यों? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करती है। अब देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब क्या, हमारी जो सॉइल होती है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी सॉइल में प्लांट को ग्रो करना है तो आप किसी भी सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बाजू में सॉइल पड़ी वहां जाके कोई भी प्लांट लगा दोगे तो ग्रो हो जाएगा, नहीं। हर एक प्लांट का अपना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल टू बी ग्रोन इन। तो आप उसमें सॉइल में पूरा कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉइल का कितना पीएच है, क्या क्या पूरा उसके अंदर में उसकी प्रोफाइल है, ये चेक करते हो। उसी को हम बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। क्योंकि कभी कभी जैसे सॉइल एसिडिक हो जाती है तो फिर वहां पे चीजों का ग्रो हो पाना जरा दिक्कत का बात रहता है, उसमें काफी सारी डेफिशिएंसी होती है। जैसे आप इंडियन सॉइल की बात करोगे तो इंडियन सॉइल्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और नाइट्रोजन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो उसके लिए फिर आप अलग से यूरिया डालते हो, आपका वो यूरिया का बिल बढ़ता है। तो लाइकवाइज अब आपका इससे पहले ना आपकी जो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड 15 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद 2022-23 में इन्होंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला ना, स्कीम्स बंद नहीं होती, या तो सबस्यूम हो जाती, रीवैम्प हो जाती, किसी में मर्ज हो जाती। तो आपकी जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको मर्ज किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, एक कंपोनेंट की तरह। कंपोनेंट में नाम क्या है, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ठीक है। अब आप देखोगे अगर तो इस पूरी स्कीम की बात अगर मैं करूं तो अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हर 2 साल में जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको उनके सॉइल का हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है। लेट्स से इस साल इशू हो गया तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉइल की कंडीशन पता है कि कितना आपको न्यूट्रिएंट डालना है, क्या क्या चीजें डालनी है। 2 साल तक वो रहेगा, फिर 2 साल बाद फिर से एक बार सॉइल का सैंपल लेकर के, जो टेस्टिंग लैब्स होते हैं, इसके लिए टेस्टिंग लैब्स बने हुए हैं, वहां पे टेस्टिंग होती है, जो भी सॉइल का फिर निकल के आता है रिजल्ट वो आपको हेल्थ कार्ड में दिया जाता है। इसके अलावा एक और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें सॉइल टेस्ट जो है उसको प्रमोट करना है, ताकि सॉइल टेस्ट करने के बाद ही हम न्यूट्रिएंट अप्लाई करें। ये नहीं कि ओवर अप्लाई कर दे रहे हैं और उससे प्लांट को दिक्कत हो जा रही है, बाद में वो जो न्यूट्रिएंट है वो एग्रीकल्चर रन ऑफ में जाके कहीं और पे पोल्यूशन कर दे रहा है, हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करके हमारे को दिक्कत कर दे रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। फीचर्स क्या है स्कीम के, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली कार्ड्स इशू किए जाते हैं। तो जो कार्ड्स हैं उसमें आपको पूरा जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस मिलते हैं। नॉट ओनली न्यूट्रिएंट स्टेटस, उसमें रिकमेंडेशन भी दी जाती है अबाउट द अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज सपोज्ड टू बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सॉइल। तो इस कार्ड में क्या रहता है, तो भाई आपके 12 पैरामीटर्स जितने हैं, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका एनपीके साथ में एस जो रहता है सल्फर का वो आ जाता है, जिंक है, फिर उसके बाद आपका मैंगनीज है, बोरोन है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में जानकारी रहती है। सॉइल के पीएच का क्या सिनेरियो है, बेसिक है, एसिड है, व्हाटएवर इट इज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है सॉइल की, एट द सेम टाइम सॉइल में आपका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ठीक है। अच्छा, और हर एक विलेज लेवल पे एक सॉइल टेस्टिंग लैब्स बने हुए हैं, और उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड का पोर्टल भी बना हुआ है, ताकि पूरा एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे थ्रू आउट दी कंट्री। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो जितने भी आपके स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अभी तक की अचीवमेंट, जैसे कि हमने कहा था 10 साल आने के बाद में कुछ अचीवमेंट्स आते हैं, ये अचीवमेंट्स आप अपने आंसर में कोट कर पाते हैं इन दी मेंस एग्जामिनेशन, अगर कुछ इससे रेलेवेंट टॉपिक होता है। तो अभी तक 24.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है जनरेट हो चुके हैं। कितने इशू हुए हैं, तो भाई पहले 2020-21 में 16 लाख इशू हुए थे सॉइल हेल्थ कार्ड, और अब वो बढ़ के 53 लाख हो चुके हैं। लैंड एंड सॉइल यूज सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 1987 विलेज लेवल सॉइल फर्टिलिटी मैप्स जनरेट किए गए हैं फॉर 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपको पूरा आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखिए भाई, ये जो नेक्स्ट न्यूज आपके पास आती है इसमें फिर से इलेक्शन कमीशन जो है न्यूज में आ गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिसेंटली न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है, जो कि है ज्ञानेश कुमार। अब ये पूरे साल भर मैं आपको बता चुकी हूँ, इलेक्शन कमीशन काफी न्यूज में रहा है अनडाउटेबली, बिकॉज इलेक्शन हुए सबसे पहले, फिर आपका वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा तो चला ही आ रहा है।
इसके अलावा अब आपके ये न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश हुए भी 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये हमने जनवरी में ऑलरेडी कवर किया था। तो इस नाते कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप जो है वो ये पूरा जो इलेक्शन कमीशन है उसको पढ़ें। तो देखो, इससे पहले ना जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता था उसके लिए एक्ट जो था वो 1991 में बना था, बट 2023 में हमने नई चीजें उसमें इंक्लूड की, अमेंडमेंट किया, और 1991 वाला जो एक्ट है वो रिपील हो गया। एक तरह से अमेंडमेंट नहीं किया हमने, बिल्कुल नया एक्ट ला दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। तो इससे क्या हुआ है, आपका जो 1991 का जो एक्ट है ना वो चला गया है, मतलब रिपील हो गया है। ये पहला ऐसा अपॉइंटमेंट है जो 2023 वाले एक्ट के अंतर्गत किया गया है, और इस नाते भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 324 से लेके 329 में आपको पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में मिल जाता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कितना मेंबर बॉडी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 25 जनवरी को, और उसी दिन 2011 से हमने नेशनल वोटर्स डे बनाना शुरू किया। ये बन तो गया था 1950 के आसपास में, लेकिन आपका जो वोटर्स डे मनाना शुरू हुआ है 2011 से हुआ है। अच्छा, जब सबसे पहले ये बना था 1950s में, तब ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, यानी सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। पर लेटर ऑन थोड़ा ऐसा फील किया गया कि भाई 2-3 और लोग होने चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट ने 2 और लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। तो वो हो गए कैसे, 1 इलेक्शन कमिश्नर और 2 आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक हो गए, 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर। तो 1993 से फिर ऐसा ही बना हुआ है कि एक हमारे चीफ कमिश्नर होते हैं और दूसरे हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं फॉर व्हाट, पर योर लोकसभा, राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, आल्सो फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। हाँ, म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत का आपको पता होगा कि इलेक्शन जो है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। जो एक्ट 2023 वाला आया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्यादा और ऑटोनॉमी दी गई है, थोड़े और पावर्स दिए गए हैं। तो इसमें जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे एंजॉय दी सैलरी एंड बेनिफिट्स वेरी सिमिलर टू दी सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसके अलावा उनको किसी भी तरह की सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी ग्रांटेड है। अगर उन्होंने अपने ऑफिशियल कंडक्ट में कुछ भी किया है तो उसके अगेंस्ट कोई सिविल केस, क्रिमिनल केस उन पे बेसिकली प्रोसीड नहीं किया जाता है। और इनकी अपॉइंटमेंट के लिए सर्च कमेटी बनाई गई है, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी है। देखेंगे तो एक्चुअली पहले एक सर्च कमेटी है, उसके कुछ लोग जो है वो नाम रेकमेंड करके देंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी रहेगी, तो अपॉइंटमेंट हुआ है। और आपके ये जो कमिश्नर्स जो भी इसके अंतर्गत अपॉइंट होंगे उनके लिए फिक्स्ड टेन्योर की बात की गई है, क्योंकि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पूरा ज्यूरिसडिक्शन है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल हो जाता है कि उसकी ऑटोनॉमी क्या है, उसको भी तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से गवर्न किया जाता है। इसका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन जो हो रहा है, तो देखो जितनी भी ये जो आपकी सर्च कमेटी बनी है, सिलेक्शन कमेटी बनी है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आते हैं वो तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा तो नहीं कोई आम जनता से उठ के सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बन जाता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है ये इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, नहीं, तो वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। अब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, वही लोग आपका चुनाव कर रहे हैं, तो आप उनके अगेंस्ट चले जाएंगे क्या? जनरली तो ऐसा नहीं होता ना, जो हमारा हमको फेवर कर रहा होता है, हमको मालूम है कि वही बंदा कल को हमको आगे लेके जाएगा, तो हम उसी का बंटाधार तो कर नहीं देते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा जो सर्च सिलेक्शन कमेटी है उसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है मेजॉरिटी ऑफ देम, तो फिर क्या ही मतलब रह गया है ऑटोनॉमी का? इससे तो इंडिपेंडेंस हट जाती है, क्योंकि फिर तो मैं ये बोलूंगी कि भाई मैंने तो तेरे को इलेक्ट कराया था, तो मैं अपना उद्धार कराने के लिए इलेक्ट कराई थी, अपना नुकसान कराने के लिए तो नहीं। तो वो बात हो जाती है। इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की बात करें तो आपको पता होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह होता है, लेकिन जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनका रिमूवल सिर्फ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बेसिस पे हो जाता है। अभी जो रिकमेंडेशन है, अगर मैंने अपनी पर्सनल बायस से दे दी तब क्या? सपोज एटली इफ आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेरी किसी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो दूसरा एक अपॉइंटेड उससे नहीं बन रही है, तो सम XYZ रीजन लगाकर अगर मैं रिकमेंडेशन दे दूं किसको रिमूव कर दो, देन व्हाट? क्योंकि उसका बेसिस तो आपने बताया ही हुआ नहीं है ना, तो उसकी जो मतलब क्या कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसका फिर क्या सिनारियो होगा? अच्छा, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके पावर्स जो है वो लिमिटेड है। इवन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही सीरियस वायलेशंस कर देती है, इवन इन दैट केस जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट स्टाफ की कमी है, क्योंकि इनके पास खुद के स्टाफ होते ही नहीं है। आप देखते होंगे कि इलेक्शन की जब ड्यूटी लगती है
तो आपके जो बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती है, इनकी ड्यूटी लगती है। क्यों ऐसा है? बिकॉज इलेक्शन कमीशन के पास खुद के स्टाफ नहीं है, जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी हेल्प ली जाती है। तो आई होप ये सारा जो माजरा है आपको समझ में आया होगा। आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं की प्रोविजंस जो एक्ट से रिलेटेड है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बनने के लिए आपको सेक्रेटरी लेवल पोजीशन को होल्ड करना जरूरी है, एंड कम से कम इलेक्शन को मैनेज करने की एक्सपर्टीज तो आनी चाहिए। किसी को भी तो ऐसे नहीं बना देंगे। 2 कमिटीज की बात की गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो सर्च कमिटी की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके अलावा यहाँ पे 2 और मेंबर्स होंगे सेक्रेटरी या हायर लेवल के, और ये 5 कैंडिडेट्स का पैनल प्रिपेयर करेंगे। क्या मतलब है? कहने का मतलब है ये ऐसे 5 लोगों के नाम की लिस्ट निकालेंगे कि भाई इनमें से आप किसी को चूज करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हो। जब ये सर्च कमेटी वो 5 लोगों का पैनल लिस्ट का नेम ला देगी तो उस नेम को फिर भेजा जाएगा आपके सिलेक्शन कमेटी के पास। सिलेक्शन कमेटी में ऑब्वियसली चेयरपर्सन होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड इसके बाद ये लोग जो है ये मिलकर के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये फलाना फलाना कैंडिडेट्स हैं, इनको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। देन आपको जो प्रेसिडेंट है उस रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट करते हैं। रेजिग्नेशन रिमूवल के प्रोसेस, अपने से रिजाइन करना चाहे तो भाई प्रेसिडेंट को देकर के रिजाइन कर सकते हैं। रिमूवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीफ कमिश्नर होते हैं उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जजेस की ही तरह है। मतलब वो पूरा एक मेजोरिटी वोटिंग चाहिए रहता है, रेजोल्यूशन डलेगा आपके पार्लियामेंट में, मेजोरिटी वोटिंग चाहिए होती है, एंड देन फिर अगर केस साबित हो गया, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, फिर केस साबित हो गया, देन रिमूव होंगे। जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकमेंड कर दिया है तो रिमूव कर दिया जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो भाई 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। टर्म्स एंड कंडीशन की बात अगर हम करें तो अगर इलेक्शन कमिश्नर जो बना है वो कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है तो भी कंबाइन करने के बाद उसका टेन्योर 6 साल से ऊपर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 3 साल आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए, फिर अगले 5 साल आप अलग से, या अगले 6 साल आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। नहीं, कंबाइंड टेन्योर आपका इन दी इलेक्शन कमीशन विल बी 6 ईयर्स ओनली, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। तो एक बार आपको पूरा इलेक्शन कमीशन रिवाइज करना है। इसके अपॉइंटमेंट की ये जो चेंजेस आए हैं इसको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये काफी समय के बाद आए हैं। आप देख रहे होंगे 1991 वाला है, उस समय पे ये सिर्फ सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी, बट ये क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है तो हेंस आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अनडाउटेबली। और इसके साथ ही आप जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो भी रिवाइज कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके पास वो चार्ट टाइप प्रिपेयर होगा ही, जिसमें बॉडी रहती है, उनका आर्टिकल्स कौन कौन से हैं वो रहता है, उनके फंक्शंस, पावर्स, रिमूवल प्रोसेस, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ये सारा एक ही टेबल पे आप लिख के रखते हैं ना, तो उस तरीके का कुछ होगा, उसको आप यूज कर सकते हो। Another thing is Ministry of Rural Development to launch pilot project National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitation। नक्शा बनाना है, कुछ नहीं है, इसीलिए पूरा ये नक्शा जो इतना बड़ा मैंने बोला उसका शॉर्ट एक्रोनिम जो नक्शा ही हो रहा है। तो देखो हुआ ये था कि 2016 में ना जो हमारा पुराना नेशनल रिकॉर्ड जो चल रहा था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड रखने का जो तरीका था, उसको मॉडर्नाइज किया गया और उसको रीवैम्प किया गया एज DILRMP। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, 100% सेंटर की तरफ से फंडिंग होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हमारा लैंड का डेटा है या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, सब कुछ कंप्यूटराइज कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपके पास पहले जो जमीन के पेपर्स होंगे, कागजात होंगे, ऑन पेपर होता था ना, ऑनलाइन कुछ नहीं होता था, और इसीलिए बहुत मसले भी होते थे। किसी के पास पेपर नहीं है, कोई जमीन किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, 4 लोग बोल रहे हैं कि वो एक जमीन मेरी है, दिक्कतें होती थी। उस सबको निजात पाने के लिए हमने बोला सब कुछ डिजिटलाइज करेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट के भी डिजिटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है, आधार को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसका टेन्योर 2021 से 26 है, बाद में और एक्सटेंड हो जाएगा। की इनिशिएटिव्स जो इसके अंतर्गत लिए गए हैं, तो आपका पूरा का पूरा एक भू आधार है, यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, भू सम्मान है। अचीवमेंट्स क्या है, तो अभी तक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जितने होते हैं कि भाई ये जमीन मेरी है, ये मेरा हक है, वैसे ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स 95% डिजिटाइज हो गई हैं। कैडेस्ट्रल मैप की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ पे जो जानवर वगैरह जाते हैं, तो वो 68% हो चुके हैं। 95% जो जमीन के रजिस्ट्रेशन है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिए गए हैं।
अब ये जो नक्शा है जो लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो 2024 में इसको हमने अनाउंस किया था एज अ पार्ट ऑफ दिस DIL, यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अच्छा बड़ा खासा है, इसी के पार्ट के तौर पे नक्शा हमने लॉन्च किया था। इसमें हमारा सिंपल सा एम क्या है, जो आपके अर्बन एरियाज है वहां पे लैंड ओनरशिप को डिफाइन करना, क्या अपडेट करना कि भाई कौन सा लैंड किसका है। रूरल एरिया के तो हम काफी जद्दोजहद कर ही रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे, उसके लिए ये नक्शा हम लेकर के आए हैं। फिलहाल ये पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ है, तो 1 ईयर पायलट प्रोग्राम है जो फिलहाल 152 अर्बन लोकल बॉडीज में लॉन्च किया गया है अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। धीरे धीरे अगर ये वाला जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल होता है तो पूरा कंट्री में इसको लॉन्च करा जाएगा। इसमें हमारा टेक्निकल पार्टनर कौन है, तो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एरियल सर्वे या जितनी भी जो इमेजरी वगैरह कलेक्ट करने का काम है वो करेगा। एंड टू एंड वेब बेस्ड GIS पोर्टल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है कौन, तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल कमिटी अंडर द चीफ सेक्रेटरी। अब लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने की वजह क्या है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारे पास वो चीजें डिजिटल में नहीं थी, ऑन पेपर्स था, तो बहुत सारे लोगों के तो पेपर्स बने ही नहीं थे, और पेपर्स में फर्जीवाड़ा बहुत होता है। कई बार ऐसा हो जाता था कि मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, बिलोंग्स टू पर्सन ए, ठीक है, ए के पास में उसके पेपर्स है, पर कई बार क्या होता था, बीच में से वाई आ जा रहा है, वाई बोल रहा है ये मेरी जमीन है, और ये मेरी जमीन बोलकर नकली कागजात बना करके किसी बी को बेच दे रहा है, बी ने सी को बेच दिया डी को, बाद में डी को पता चला भाई ये जिनसे तुम जमीन ले रहे हो उनकी थी नहीं, असल में तो एक ही थी। इस तरह के बहुत सारे मसले आते थे। तो आपने जब लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की कोशिश किया तो सिटीजन्स थोड़े और एम्पावर हुए, क्योंकि उनकी जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो अब डिजिटलाइज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो लीगल पेपर्स होते हैं जो दिखाते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर लैंड का ओनर ये बंदा है, वो पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। डिस्प्यूट्स रिड्यूस होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइज फॉर्म में रहेगी तो इससे पता रहेगा कि हाँ ये जमीन इस बंदे की है, उसमें झगड़े के मसले की कोई बात ही नहीं, तुम्हारी तो है ही नहीं, हमारे ही रिकॉर्ड में उस बंदे की है। तो इससे जुडिशरी का बर्डन कम होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा जुडिशरी में जो केसेस आते हैं वो लैंड से ही रिलेटेड आते हैं, वो जर जोरू जमीन वाली बात है, बस वही मुद्दा है। एनहांस गवर्नेंस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करते हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी इन्हें एक्सेस कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होती है, क्योंकि सिटी जो है वो ग्रोथ सेंटर के तौर पर डेवलप हो पाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका रहता है इससे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना डेथ सेंटेंस को भी सेट असाइड रख दिया है फॉर लैक ऑफ फेयर ट्रायल। अब देखो कोर्ट ने ऐसा नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक जो कोई केस है उसकी जो पूरी ट्रायल चल रही थी, ट्रायल मतलब वो तारीख पे तारीख जहां पे एविडेंसेस प्रेजेंट होते हैं, अपनी दलीलें रखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उस पूरे की पूरे ट्रायल में बहुत सारे लेप्सेस हुए हैं और ये किसी भी तरीके से एक फ्री ट्रायल नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपने एक तो कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं लाया है, इसके अलावा मतलब एप्लीकेंट जो होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो जो बंदा अरेस्ट हुआ रहता है उसका हक होता है कि उसको बताया जाए कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुलाएगा, और इनफैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुलाना भी उसका हक है। ऐसा नहीं कि आप किसी को अंदर ही डाल देंगे और उसको फिर मौका ही ना मिले अपनी तरफ से किसी को रिप्रेजेंट करवाने का। तो इस केस में ऐसा ही हुआ कि ये जो अपीलियंट था, जो अपील कर रहा था, उसको लीगल कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन मिली ही नहीं, तो कोर्ट ने बोला दिस इज सिंपली डिनायल ऑफ अ फ्री ट्रायल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को साइड किया है, अनकोहली लाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था कि लीगल एड मस्ट बी इफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड नॉट मेरली अपॉइंटेड एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। ऐसा नहीं है कि लीगल एड जस्ट बिकॉज करना है तो किसी भी वकील को ला दो और वो कुछ भी किए जा रहे, नहीं, कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया गया। तो बात को समझिए कि हर एक पर्सन जिसने लॉ पढ़ लिया है वो कॉम्पिटेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, नॉट नेसेसरीली। तो लीगल एड के तौर पे किसी भी बंदे को आपका लीगल एड बना दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल जो है लीगल सहायता मिल गई है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कोर्ट कह रहा है, भाई कोर्ट ने ये चीज बोली है। अब मतलब मुद्दा आता है कि भाई फ्री ट्रायल क्या होता है, फेयर ट्रायल क्या होता है। तो देखो मैंने आपको बताया है हमारे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, है ना, है कि नहीं है, राइट टू लिव ही है बेसिकली, विद डिग्निटी तो एड ऑन हो जाता है।
तो भाई भले ही किसी बंदे ने क्राइम किया नहीं किया बात की बात है, वो अरेस्ट हुआ है ठीक है, लेकिन है तो अल्टीमेटली वो एक ह्यूमन। बाय बीइंग अ वर्च्यू ऑफ दैट ह्यूमन, उसके पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट है एक फ्री ट्रायल की, फेयर ट्रायल की, कि भाई कम से कम अगर तुमने मेरे को अरेस्ट किया तो मेरे को मौका तो दो अपनी चीज, अपनी बात सामने रखने का। अगर तो मैंने वो क्राइम किया तो क्यों किया मैं बताऊंगा, अगर नहीं किया है तो कम से कम मौका तो मिलना चाहिए बताने का कि भाई नहीं किया है, तुम गलत फंसा रहे हो। तो फेयर ट्रायल एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो एक इंश्योर करती है कि जो विद इन द लीगल सिस्टम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम जस्ट तरीके से ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि बस अपनी मर्जी से मान लिया कि ये तो अरेस्ट हुआ है इसने कांड किया ही है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो फेयर ट्रायल होता है ना, ये अनलॉफुल डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमन राइट से इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये मेक श्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फंडामेंटल फ्रीडम है वो सेफ गार्डेड रहे। आपका जो फेयर ट्रायल होता है इसके कुछ प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले प्रिंसिपल है आपकी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आपने वो बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ऐसा कोर्ट मान के चलती है, हमारा लीगल सिस्टम मान के चलता है कि जब तक साबित नहीं हो जाता है वो बंदा जो है वो मतलब गुनाहगार नहीं कहलाता। जब तक फाइनली साबित नहीं हो जाएगा, जज ये बोल नहीं देगा कि हाँ इसने कांड किया है, तब तक हम उसको मतलब वो जो अक्यूज्ड है उसको हम इनोसेंट ही मान रहे होते हैं। इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एवरी अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। जिसने अरेस्ट किया, भाई पुलिस अरेस्ट करके लाई ना, उसका काम है तुम साबित करो कि मैंने क्राइम किया है, बाकी का मैं देखूंगा, ऐसा वाला चीज चल रहा होता है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो ये जो प्रिंसिपल्स हैं समय समय पे कोर्ट ने अलग अलग केसेस में कहे हैं, जो आपको बाजू में लिखा दिख रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीधे सीधे से बोला गया है कि जजेस को इम्पार्शियलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले देने। ये नहीं कि उनका अलाइनमेंट किसी की तरफ हो जा रहा है, या उनकी अपनी कोई राय है, या फिर उनका कोई उनके सर पे किसी और का इन्फ्लुएंस है और उस वजह से वो किसी केस पे जजमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। वो केस के बेसिस पे जो एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे उनको देना है क्या, अपना जो भी रिजल्ट होता है, अवार्ड होता है, सेंटेंस होता है, फैसला होता है। स्पीडी ट्रायल। अब ऐसा नहीं है एक ठोक 10 रुपए की चोरी हुई है और उसका फिर तुम 30 साल तक उसको जेल में रख के फैसला सुना रहे हो। दिस डजंट रियली वर्क्स, है ना। जस्टिस डिनाइड वाला सिचुएशन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बस वैसे ही वाला है। तो अगर ट्रायल में डिले होता है तो हमारी जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये वायलेट होती है। इसके अलावा आपको सभी को पता है डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन है। ये तो हर फिल्म में बोलते हैं कि भाई सेम ऑफेंस के लिए 2 बार तो पनिशमेंट मिल नहीं सकती है, तो डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता, तो ट्रायल तो आपको ढंग से करनी पड़ेगी, ऐसा कोर्ट का कहना है। अब हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल भी ऐसे कन्वेंशंस हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पे राइट टू फेयर ट्रायल है। जैसे कि इंटरनेशनल आपका ह्यूमन राइट्स का लॉ इक्वालिटी बिफोर ट्रिब्यूनल है, आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 10 में, उसमें भी राइट टू फेयर ट्रायल मिला हुआ है हर किसी को। इसके अलावा आपकी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14 राइट टू अपील की बात करता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास हक है कि अगर लोअर कोर्ट से उसको कोई कन्विक्शन मिला और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो ही और शी कैन अपील टू दी हायर कोर्ट। इसके अलावा 2002 का रोम स्टैच्यू है, वो भी इंश्योर करता है कि इवन जो आपके ग्रेवेस्ट क्राइम्स में अक्यूज्ड हैं उनको भी बेसिक लीगल प्रोटेक्शंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाय बीइंग अ वर्च्यू ऑफ ह्यूमन हम ह्यूमन ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कई बार लोग ह्यूमन हरकतें ही नहीं कर रहे होते हैं, बट नॉनदलेस हमें उन्हें ट्रीट ह्यूमन तरीके से ही करना है, ठीक है। अब भाई दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा अर्थक्वेक आया था, थोड़ा हिला डुला, आपने देखा होगा न्यूज में। तो 4 रिक्टर स्केल का ये जो अर्थक्वेक है वो दिल्ली एनसीआर में आया था। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर आपका जो है वो ऐसी प्लेट बाउंड्रीज के आसपास ही आता है। हिमालयन रीजन तो आपका पूरा ही प्लेट बाउंड्रीज वाला है ना। तो देखो हिमालय में जो अर्थक्वेक आता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आता है, लेकिन ये जो दिल्ली एनसीआर में आया था ये एक इंट्रा प्लेट इवेंट था रिजल्टिंग फ्रॉम इन सीटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी। ये हम देखेंगे क्या है। आपके ये जो ट्रिमर्स हैं वो काफी ज्यादा इंटेंस थे, क्योंकि जो एपिसेंटर है ना वो दिल्ली के विद इन ही लोकेटेड था, दिल्ली से दूर नहीं था। एपिसेंटर आप जानते होंगे ना, जो अर्थ के सरफेस में जो डायरेक्टली पॉइंट रहता है अबव द फोकस। सपोजेटली अर्थक्वेक का फोकस ये है, इसके जस्ट अबव अगर ये पॉइंट है अर्थ के सरफेस का तो ये उसका एपिसेंटर कहलाता है, और यहीं पे भारी भरकम ट्रिमर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो अर्थक्वेक की डेप्थ थी वो 5 किलोमीटर तक की थी। जो अर्थक्वेक 5 किलोमीटर तक की डेप्थ वाले होते हैं ना उनको हम शैलो अर्थक्वेक बोलते हैं। इनफैक्ट इनके किलोमीटर के हिसाब से इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखोगे
तो जो शैलो अर्थक्वेक की अगर मैं बात करूं, तो जब विद इन द अर्थ क्रस्ट 0 से 70 किलोमीटर्स तक में अगर एपिसेंटर लोकेटेड रहता है तो उसको हम शैलो अर्थक्वेक बोलते हैं। ये एक तरह का सडन रैपिड शेकिंग रहता है ग्राउंड का, जो अंडरनीथ अर्थ सरफेस जो रॉक्स शिफ्ट हो रहे होते हैं उनकी वजह से होता है। प्लेट नहीं शिफ्ट हो रहा है, रॉक शिफ्ट हो रहा है। माइंड मी सेइंग दैट प्लेट का अलग सिस्टम है कि प्लेट आपस में घुस रही है, अलग हो जा रही है, वो अलग केस है, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे रॉक शिफ्ट हो जा रही है। यहाँ मैंने बोला ना आपको इन सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी की वजह से। अच्छा, अगर एपिसेंटर 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक के है तो वो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होता है, और अगर 300 से 700 किलोमीटर डीप में अब एपिसेंटर कहीं जा रहा है तो वो डीप अर्थक्वेक हो जाते हैं। जो शैलो अर्थक्वेक है ना, ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, बिकॉज बट ऑब्वियस एपिसेंटर से उनकी जो फोकस है वो सरफेस से काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। आप देखो ना यार, अगर ये सरफेस है और इसमें सिर्फ 0 से 70 किलोमीटर तक का ही है तो ज्यादा दूरी तो नहीं है, तो वो ट्रिमर बहुत ज्यादा कॉज करेंगे। जितना ज्यादा ट्रिमर, जितनी इंटेंसिटी से ट्रिमर आएगा उतना ही फिर कचरा होता है। अब देखो, अर्थक्वेक्स ड्यू टू इन सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी, तो जब भी कोई आपके जो अर्थ क्रस्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वहां पे कोई थोड़ी सी इनएक्टिविटी आती है या इनवेरिएबिलिटी आती है तो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपकी कोई अलग अलग चीजें आकर के जब आपके अर्थ के क्रस्ट पे जमती हैं जो आपस में हेटेरोजेनस है, मतलब एक होमोजेनस तो नहीं है, तो उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी वजह से सेस्मिक एक्टिविटीज हो जाती है। प्लेट बाउंड्री से तो होती है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में जब आपके जो अलग अलग तरीके के मटेरियल्स की वेरिएबिलिटी है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है, उसकी वजह से जो आपका अर्थक्वेक आता है उसको हम कहते हैं इन सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी। यानी कि आपके देखो, अर्थ क्रस्ट के अंदर प्लेट बाउंड्रीज तो छोड़ दो, प्लेट तो अभी छोड़ ही दो, अर्थ क्रस्ट के अंदर तुम्हारे पास रॉक्स हैं, तुम्हारे पास फ्लूइड्स हैं जो रॉक स्पोर्स में प्रेजेंट है। अब यही जो रॉक का टाइप है, जब अलग अलग टाइप के रॉक आ जाते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, या जो आपके फ्लूइड जो प्रेजेंट है रॉक पोर्स में, इनकी अलग अलग वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है, और जब इनमें आपस में एक्टिविटीज होती है तो भी इससे सेस्मिक एक्टिविटी रिजल्ट होती है, विच इज एन अर्थक्वेक। फॉर्मेशन क्या होता है, तो भाई जितने भी आपके जो रॉक टाइप होगा या डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट विद इन दी अर्थ क्रस्ट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है। अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है तो जब वो एक दूसरे के करीब आती है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो काफी सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से ट्रिमर्स कॉज होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक्स। तो उसकी अर्थक्वेक्स के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इनका फॉल्ट्स पे क्या असर आता है, बाउंड्री फॉल्ट पे, तो ये जो इन सीटू हेटेरोजेनिटी है ना, वो फॉल्ट जोन पे स्ट्रेस बिल्डअप करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब फॉल्ट जोन में स्ट्रेस आता है तो फिर फॉल्ट जोन ट्रिमर कर जाता है, एंड हेंस द चांसेस ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीजेस। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री को हमने अलग अलग सेस्मिक जोन में डिवाइड करके रखा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बीइंग प्रोन टू द अर्थक्वेक। तो जब बात हम दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली आपका जो है सेस्मिक जोन 4 में आता है, और इट इज द सेकंड हाईएस्ट सेस्मिक जोन इन द कंट्री। 5 वाला आपको पता है हिमालयन वाला एरिया आता है, वो तो प्लेट टेक्टोनिक्स पे ही है, तो हिलता डुलता रहता है। अब दिल्ली जो है वो हमेशा ही अर्थक्वेक के प्रोन क्यों रहता है, देखो आपको पता होगा हिमालय का फॉर्मेशन में आपकी एक जो प्लेट बाउंड्री की थ्योरी आती है कि भाई ये जो इंडियन प्लेट थी ये नीचे से ऊपर आई, और ऊपर में आपकी यूरेशियन प्लेट थी, तो ये जो आपकी इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई तो ये उसके नीचे चली गई, यूरेशियन प्लेट ऊपर खसक गई है। जो ऊपर खसका हुआ जो स्ट्रक्चर बना बाद में वो हिमालय बना है ना, ये तो आपको पता होगा। तो आपका जो दिल्ली है ना वो इसी इंडियन और यूरेशियन प्लेट का जो कोलिजन जोन है उसके काफी करीब है। इनफैक्ट विद इन द इंडियन प्लेट विच इज मूविंग, इवन अभी भी इंडियन प्लेट मूव कर रहा है। आपके जो हिमालय की हाइट है वो क्यों बढ़ी है, क्योंकि अभी भी वो जो इंडियन प्लेट है वो नीचे अंदर जा रहा है यूरेशियन प्लेट के, और उसको ऊपर कर रहा है। तो हम देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर जो आपकी इंडियन प्लेट है वो मूव करती जा रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी फॉल्ट लाइन में स्ट्रेस रहता है और दिल्ली उसके काफी करीब है। अगर हम पूरा दिल्ली का एरिया ही देख लें, मतलब दिल्ली का एरिया मतलब दिल्ली का नीचे जो अर्थ का सरफेस है उसकी बात करूं, तो आपका जो दिल्ली हरिद्वार रिज है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन प्लेट। अरावली फॉल्ट सिस्टम भी वहां पर है जहां पे एक डीप सीटेड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और दोनों के दोनों ही ऐसे स्ट्रक्चर है जो आपस में इंट्रा प्लेट ट्रिमर्स क्रिएट करते हैं जब ये कांटेक्ट में आते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन की अगर मैं बात करूं तो एनसीआर के पास आपको पूरा एक सॉफ्ट एलुवियल सॉइल का पूरा स्ट्रेच दिखाई देता है जो सेस्मिक वेव्स को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। वो कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेबल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो डेक्कन प्लेट्यू को, बहुत पुराना है, बहुत आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो वैसा दिल्ली वाला सिनारियो नहीं है। देन यू हैव पिट होल्ड्स या पिट लैंड्स आप इसको बोलते हैं।
तो एक स्टडी आई है जो कहती है कि जो आपका पिटलैंड्स है उनमें पूरी दुनिया भर का कार्बन जो है सबसे ज्यादा स्टोर होता है, इवन मोर देन ऑल दी वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, येट इट इज डेंजरसली अंडर प्रोटेक्टेड। तो पेटलैंड्स क्या होते हैं? तो देखो पीटलैंड्स आपके बिल्कुल वेटलैंड्स जैसे ही होते हैं। पीटलैंड्स आप बोल सकते हो ऐसे टेरेस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पे वाटर लॉग्ड रहता है, कोई भी वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो रखी है जो किसी भी प्लांट मटेरियल को फुली डिकम्पोज होने से बचा करके रखती है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन है वो उसके डिकम्पोजिशन से एक्सीड कर जाता है। अब डिकम्पोजिशन से एक्सीड करता है तो कार्बन ज्यादा ही स्टोर रहेगा ना, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं पीट का नीट एक्यूमुलेशन होता है, ज्यादा तो वो डिकम्पोज ही नहीं कर पा रहा है। तो डिकम्पोजिशन से ही तो आपके कार्बनिक मैटर बनते हैं ना, ये तो पढ़ते हो कार्बन बनता है ना डिकम्पोजिशन से फॉसिल फ्यूल की। तो वैसा नहीं हो रहा है। तो पीटलैंड्स जो है वो आपके बहुत सारा कार्बन स्टोर करके जो है रखते हैं। अब देखो आपकी ये जो स्टडी है इसकी फाइंडिंग्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पूरे पेटलैंड्स के एरिया है इनको हमने ज्यादा प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है। वो कार्बन तो सबसे ज्यादा स्टोर करते हैं पर हमने भी उन्हें बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया है। ओनली 17% ऑफ द पेटलैंड फॉल विद इन प्रोटेक्टेड एरिया, जस्ट ओवर हाफ ऑफ द प्रोटेक्टेड पेटलैंड्स आर अंडर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। इसके अलावा प्रोटेक्शन वेरीज बाय बायोम्स। तो आपके जो बोरियल वाले पेटलैंड है वो 16% प्रोटेक्टेड है, टेम्परेट जो आपके पेटलैंड्स है वो 27% प्रोटेक्टेड है। ट्रॉपिकल पेटलैंड्स की अगर मैं बात कर लूं तो 27% प्रोटेक्शन है, 8% स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड में है। रीजनल एंड कंट्री लेवल डिस्पैरिटीज में सबसे ज्यादा जो हायर प्रोटेक्शन है वो इंडिया और चाइना में है, विच इज अ गुड थिंग। अंडर प्रोटेक्टेड कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम। मैंग्रोव्स फिर भी 42% प्रोटेक्टेड है, सॉल्ट मार्शेस आपके 50% प्रोटेक्टेड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 38% प्रोटेक्टेड है। हाउएवर पीटलैंड्स को हमने उतना प्रोटेक्ट किया ही नहीं है। अब देखो पीटलैंड्स की अपनी सिग्निफिकेंस होती है, जैसे कि ऊपर ही बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा कार्बन ये स्टोर करते हैं। अर्थ का सिर्फ 3% ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी देखो बहुत ज्यादा ये स्टोर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये नेचुरल बफर की तरह काम करते हैं फॉर एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड प्रोडक्शन में भी इनका काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि इनमें ना बहुत सारी डाइवर्स फ्रेश वाटर फिशेज ये सारी रहती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। फिलहाल दे आर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है या लैंड को हम कन्वर्ट किए जा रहे हैं अपने यूज के लिए, तो ऐसे में फिर पिटलैंड की कंडीशंस बचती ही नहीं है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जब पिटलैंड डैमेज होता है ना तो इससे सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। नियरली जो आपका 5% ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो डैमेज पिटलैंड से आ रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग की वजह से, खासकर माउंटेन वाले एरिया में भी कई बार ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो आपके पिटलैंड्स है वो खराब हो जाते हैं। पीट को हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं क्योंकि आपका जो पीट है वो फ्यूल की तरह यूज होता है। कोल में आप पढ़ते हो ना लिग्नाइट पीट, ये वही वाला पीट है। तो अब इसको हम एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है। कुछ इनिशिएटिव्स वैसे तो हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ग्लोबल पिटलैंड इनिशिएटिव जो है रामसर कन्वेंशन के अलावा, रामसर कन्वेंशन तो है जो वेटलैंड को करता ही है, बट यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनैप का ये ग्लोबल पिटलैंड इनिशिएटिव है जो एक कंजर्वेशन एफर्ट है। उसके अलावा आपका वेटलैंड रिजुविनेशन प्रोग्राम है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का, 2020 में हमने शुरू किया था। इसमें हमारा एम क्या है, अक्रॉस इंडिया 500 वेटलैंड्स को क्या करना, रिस्टोर करना। ये जो पूरी न्यूज है इसको लाने का मेरा एक तरीका ये था, एक मतलब ये था कि आपको पीटलैंड के बारे में पता रहे। इसके अलावा आप वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स ये वाले रिवाइज कर लें, क्योंकि इनके जो रोल्स हैं वो आजकल लोग काफी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लोग नहीं, मतलब ये साइंटिस्ट जो स्टडी करते रहते हैं कि भाई पिटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमारे बजट जो आया था 23-24 का, अमृत धरोहर स्कीम भी उसमें लॉन्च हुई थी। ये भी आपके वेटलैंड के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे एम करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेटलैंड कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये लैंड एरिया और यहाँ पे बीच में पूरा पानी जो है वाटर लॉक्ड है। आसपास आपको बहुत सारा कुछ ग्रास व्रास ऐसा टाइप का चीज दिख रहा होगा। इंडिया एंड कतर, इन्होंने अपने बायलैटरल ट्राइज को एलिवेट किया है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो दरअसल आपके जो अमीर हैं कतर के, वहां के बेसिकली मिनिस्टर, वो आए थे टू इंडिया और इनका फोकस क्या था, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल। दोनों ही ने आपस में एम करा है कि हम अगले 5 सालों में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $28 बिलियन तक करेंगे। अब देखो कुछ और चीजें
है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब कभी दो कंट्रीज के लोग आपस में मिलते हैं तो कुछ एमओयू साइन होते हैं, कुछ की आउटकम्स हैं, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली हमारा उस कंट्री के साथ रिलेशन, जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी कॉमन पॉइंट्स है, वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। प्रीलिम्स में जनरली इनसे सवाल नहीं बनते हैं, सो दैट इज फाइन। ओके, आउटकम्स की बात करें तो भाई 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है टू स्ट्रेंथन दी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कवरिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एंड फिस्कल एवेजन प्रिवेंशन। मैंने डबल टैक्सेशन आपको बता दिया है। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है, लेट्स से कि कोई इंडिया का बंदा है, लेट्स से ए पर्सन है, ये घर तो इसका इंडिया है, बट ये क्या कर रहा है, लेट्स से ये कतर में कमा रहा है। क्या कर रहा है? कतर में कमा रहा है। बंदा कहाँ का है? इंडिया का। लेकिन अब देखो, इंडियन ओरिजिन का है तो यहाँ का रेसिडेंट हो गया, तो इंडिया वाला बोलेगा मेरे को टैक्स दे, भाई तू यहाँ का है। कतर वाला बोलेगा तुम मेरे यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये मेरी जीडीपी हो गई, मेरे को भी टैक्स दो। तो भाई ये बंदा कमाएगा क्या? तुम दोनों ही टैक्स में ले लोगे। तो दो कंट्रीज ना आपस में एक टाई अप कर लेती है, देख भाई ऐसा है कि ये जो है किसी एक ही जगह पे टैक्स पे करेगा, दूसरी जगह पे इसको माफी मिल जाएगी, हम आपस में अपना डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ए ने बोला कि भाई मैंने कतर में ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट कतर वाले से बोलेगी कि ठीक है चलो, इसने तुम्हारे यहाँ पे टैक्स पे कर दिया, मेरे को बस मेरा शेयर दे दो। इस तरह की चीजें होती है डबल टैक्सेशन में। सो जस्ट हम मेक श्योर करते हैं कि कोई एक बंदा जो डबल जगह सेम ही चीज के लिए टैक्स ना दे रहा हो। एडिशनल एमओयू साइन हुए हैं बिटवीन कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन एंड जो हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, एंड बिटवीन इन्वेस्ट कतर एंड इन्वेस्ट इंडिया, ताकि जो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कोलैबोरेशन है उसको बूस्ट अप किया जा सके। इंडिया और कतर के टाइज की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो हमारा 23-24 में इकोनॉमिक टाइज था 14.08 बिलियन डॉलर्स का रहा है, और इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट ही है। मेजॉरिटी ऑफ कंट्री के साथ हम ट्रेड डेफिसिट पे रहते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो ना, ये ट्रेड वाला पॉइंट कॉमन आता है। कॉमन इन द सेंस कि एक तो हमारे लिए जब टाइज आप लिख रहे होते तो सबसे पहला इकोनॉमिक एडवांटेज में लिखते हो कि यू हैव अ गुड ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद फलाना फलाना कंट्री, वो पॉजिटिव पॉइंट में आता है। जब आप नेगेटिव में लिखने जाओगे तो आप फिर से लिखते हो कि ट्रेड इश्यूज, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट रहता है। कुछ इक्का दुक्का ऐसे हमारे रीजन है जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, उसको आपको हाईलाइट रखने मैंने पहले भी बोला है, वरना मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज के साथ हम ट्रेड डेफिसिट पे चल रहे होते हैं। जहां आप ट्रेड डेफिसिट डिफॉल्ट में लिख देते हो, मतलब चैलेंजेस में लिख देते हो, रिकमेंडेशन में लिख दो नेगोशिएशंस ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइकवाइज। ठीक है। अच्छा, इंडिया वाज अमंग कतर्स टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस एंड आल्सो इज अमंग द टॉप 3 सोर्सेज ऑफ कतर्स इंपोर्ट। एनर्जी टाइज की अगर हम बात करें तो ये जो एलएनजी हम लेकर के आते हैं गल्फ कंट्री से, सबसे ज्यादा हमें कतर ही सप्लाई करता है। 40% जो हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं कतर से लेकर के आते हैं। डिफेंस टाइज की बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसे फर्दर 5 इयर्स के लिए बढ़ाया गया था 2023 में। बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज ये लोग करते हैं ज़ैर अल बहार। इंडिया रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन बायनियल दोहा इंटरनेशनल मेरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। कल्चरल रिलेशन की बात करें तो 2012 का एग्रीमेंट ऑन कल्चरल कोऑपरेशन भी है। पीपल टू पीपल टाई भी है, बहुत सारे इंडिया के लोग जो है वो कतर में जाकर के काम करते हैं, रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा आपको हर जगह पे मिलेगा। अब कतर की लोकेशन देखना चाहो तो आप देख ही सकते हो भाई, ये ओमान है, यूएई है, इधर पर्शियन गल्फ आपको मिल जाएगा, ये नीला नीला सा, इधर पे ईरान है, ये इराक है, ये आपको कतर दिख रहा है, और यहाँ पे दोहा। दोहा से WTO याद आ जाना चाहिए, WTO का बहुत सारा चीज दोहा में हुआ है। थोड़ी हिस्टोरिकल न्यूज में आते हैं। साउथ इंडियन डायनेस्टीज पढ़ते हो तो आपको चालुक्य डायनेस्टी याद आती है, चालुक्य, वातापी, चालुक्य, कल्याणी, लाइकवाइज। तो आपका जो कल्याणी वाला चालुक्य एरा है, वहां की एक कन्नड़ इंस्क्रिप्शन रिसेंटली तेलंगाना से डिस्कवर हुई। आप देख सकते हैं ये मिरेबल इंडिया के बाद के आसपास की बात है, जब आपके वेस्टर्न चालुक्य यहाँ पे कल्याणी के पास रूल कर रहे थे। ईस्टर्न चालुक्य तुम्हारे इधर वाले थे, वेंगी वाले, है ना, और यहाँ नीचे चोला एम्पायर था, उसके नीचे इधर पे पंड्या एम्पायर था। तो वेस्टर्न चालुक्य के राइज का यहाँ पे आपको एक ये जो इमेज है वो दिखा रहा है। अब ये जो इंस्क्रिप्शन आई है ये 1129 सी की, जैसे मैंने कहा मिडाइवल इंडिया का पीरियड है ये। इट इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पायर सोमेश्वर 3 भूलकुमाल देवा ऑफ द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी। ये ऐसा फर्स्ट जो आपका ये इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हमको पूरा का पूरा जो बिजेश्वरा टेम्पल है उसके कंस्ट्रक्शन की डिटेलिंग मिलती है, और ये पता चलता है कि इस टेम्पल के लिए डोनेशन किसी लोकल विलेज चीफ ने दी थी। सेकेंड एंड थर्ड इंस्क्रिप्शन जो हमको मिली है, वहां पे टेम्पल्स के लिए जितने भी डोनेशन जाते थे उसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिलती थी। अब हम वेस्टर्न चालुक्य की बात करें, ये कल्याणी वाली चालुक्य, ये कल्याण चालुक्य बोलो, कल्याणी चालुक्य एक ही बात है। सबसे पहले ये बादामी वाला एरिया, वातापी इनका कैपिटल था ना, तो चालुक्य ऑफ बादामी के फर्स्ट किंग तैला 2 थे।
जिन्होंने आपके चोल के राज चोल को हराया था, एंड दे रूल्ड द डेक्कन रीजन फ्रॉम अराउंड 973 टू 1180 एडी। इनका कैपिटल कल्याण, बिदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका का कैपिटल था इनका। इसके अलावा आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो मेजर टेम्पल्स जो इनके दौरान बने हैं, काशी विश्वेश्वरैया बना है आपका लक्काकुंडी में, मल्लिका अर्जुन है कुरुवत्ती में, कलेश्वर टेम्पल है बगाली में, महादेव टेम्पल है इतगी में। स्टेप्ड वेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पूरा ये जो चालुक्य थे कल्याणी की, ये लोग स्टेप्ड वेल, वो जो जिससे सीढ़ी से उतर सकते हो ना कुएं, वैसे बनाने के लिए जाने जाते थे, जिसको पुष्करणी बोला जाता है। और यूजुअली इनको रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था, जैसे आपके मोहनजोदाड़ो में भी बना हुआ है ना, वैसे ही टाइप का रिचुअल बाथिंग में यूज होता था। जैसे आप ये जो लकुंडी का मणिकेश्वरा टेम्पल है, यहाँ पर आपको इस तरह का कुआं देखने का, वेल देखने का मिल जाएगा। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो इस पीरियड में संस्कृत और कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो काफी फ्लरिश कर रही थी। और लिटरेचर में इस समय आप फेमसली नाम देखते हो पंपा, राणा, दुर्ग सिम्हा, नागवर्मा, पंपा पोना, ये वाले तो आप नाम वैसे भी पढ़ते ही हो ना। इसके अलावा रिलीजन की अगर हम बात करें तो शैविज्म के बहुत सारे सेक्ट्स जो है वो प्रिवेलेंट थे, जैसे कि पशुपता, लकुलिशा, इसके अलावा कालामुख। ऑल्सो आपको यहाँ पे बसावना की लीडरशिप में कुछ न्यू सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी देखने को मिलता है। देन आपका एक इनलैंड वाटरवे टर्मिनल आसाम के जोगीहोपा में क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया। तो आपको पता है कि हम तकरीबन 111 इनलैंड वाटरवेज बनाने वाले हैं, इतना अप्रूव हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हो ना नेशनल वाटरवे 1, वाटरवे 2, वाटरवे 3, तो वैसे ही एक इनलैंड वाटरवे टर्मिनल बना है आपके असम के जोगीहोपा में। इट इज लोकेटेड नियर भूटान एंड बांग्लादेश, और ये ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया तो है ही है, लेकिन इसमें भूटान एंड बांग्लादेश की लोकेशन भी काफी प्रोमिनेंट है, और इससे हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्रमोट होती है। तो देखो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे रोड से जाते हो, रेलवे से जाते हो, अब पानी के थ्रू भी जा सकते हो, जहाज, क्रूज वगैरह के थ्रू। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड ऑन दी नेविगेबल वाटरवेज, जैसे रिवर हो गए, कैनल्स हो गए, तुम्हारी लेक्स हो गई, अदर रिवर बॉडीज। लेजिस्लेशन की बात करेंगे तो पूरा का पूरा एक्ट है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी एक्ट 1985। इसके अंतर्गत एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, विच इज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1986 में बनी, और यही है जो पूरा रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ पे नेशनल वाटरवेज के मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा वी हैव 2016 का नेशनल वाटरवेज एक्ट, जिसमें डिक्लेयर किया गया था कि 111 इनलैंड वाटरवेज को अब हम नेशनल वाटरवेज के तौर पे जानेंगे। जैसे आपका नेशनल वाटरवे 1 की बात करूं तो हल्दिया इलाहाबाद वाला बना हुआ है गंगा पे, नेशनल वाटरवे 2 आपका डुबरी सादिया वाला है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है, नेशनल वाटरवे 3 आपका साउथ में बना है कैनल कोस्ट की तरफ। तो ऐसा करके हम 6 टॉप को तो एटलीस्ट याद रखते हैं। जैसे नेशनल हाईवे 6 जो है वो तुम्हारा बराक रिवर पे है, वही जो मणिपुर वाली बराक रिवर है उस पे है। फिर 2021 का इंडियन इनलैंड वेसल एक्ट आया, जिसने 100 साल पुराने एक्ट को रिप्लेस किया, ताकि ये जो पूरी इनलैंड वेसल्स आती है हमारी माल की, जो कंटेनर माल लेकर के आती है, इनलैंड वेसल्स आती है, उनका हार्मोनाइज रेगुलेशन हम कर सकें। इनलैंड वाटरवेज की सिग्निफिकेंस क्या है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर को थोड़ा एड मिलता है। आप अभी भी देखेंगे तो माल का जो लाना ले जाना है सबसे ज्यादा जो है वो रोड के थ्रू किया जाता है, और रोड के थ्रू दूरी भी बढ़ती है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो इससे बड़ी दिक्कतें होती है। हम इसीलिए लॉजिस्टिक्स में रेलवे का शेयर बढ़ाने की कोशिश करें, और ये भी नहीं चाह रहे हैं कि रोड रेलवे पे एकदम भार पड़ जाए। भाई आप नदी को भी यूज कर लो ना, हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतना अच्छा रिवर सिस्टम बह रहा है, मतलब इतना अच्छा से मेरा मतलब है कि अच्छा खासा आपको एक प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम मिल रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इनफैक्ट पिछले डिकेड में तो आपको अच्छा खासा कार्गो ट्रैफिक दिखाई दे ही देगा आपके नेशनल वाटरवेज में। टूरिज्म भी बूस्ट होगा, जैसे आपका क्रूज भारत मिशन है, तो आप जानते ही हैं कि इससे जो क्रूज लवर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, दे कैन काइंड ऑफ गो इन अ क्रूज। ब्रह्मपुत्र रिवर है आसाम में, जहां पे आपका जोगीहोपा में टर्मिनल बना हुआ है। इसको हम पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं, यानी कि अंडर प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पोर्ट ऑफ कॉल एक तरह से एक इंटरमीडिएट पोर्ट होता है, जहां पे आपके शिप जो है कुछ कस्टमरी चीजों के लिए कुछ समय पे रुकती है, चाहे वो रिपेयर करने के लिए रुक रही हो, किसी सप्लाईज के लिए रुक रही हो, या फिर कार्गो का ट्रांसशिपमेंट होने लगे, तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट पोर्शन होता है, जब आपकी शिप मेन पोर्ट में जाने के बाद एक जगह पे आके रुकती है, फिर दूसरे आगे पोर्ट के लिए निकलती है, ठीक है।
intensified non-communicable disease screening campaign launched by Ministry of Health and Family Welfare। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने एक इंटेंसिफाइड स्ट्रैटेजी लॉन्च की है फॉर लिम्फेटिक फिलारिसिस यानी हाथी पांव। अब ये हमारे लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी वही आपका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट अटैक, जो इतनी जल्दी किसी और पे नहीं फैल जाती है। दिस कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए पूरा एक डिवीजन एस्टैब्लिश किया गया है एट द नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि हम मेक श्योर कर सके कि ये जो प्रोग्राम है इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो सके। नाउ नेशनल लेवल का जो डिवीजन है इट विल बी हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इज द टेक्निकल हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, अब इसका एम क्या है? तो जितने भी लोग 30 या उससे ऊपर के एज के हैं उनकी 100% स्क्रीनिंग करना। बोला जाता है ना आपको कि 30 साल से ऊपर के होते हैं तो हर साल ईयरली चेकअप करा लो, देख लो कहीं आपका डायबिटीज तो नहीं हो रखा है, या शुगर लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है। लाइकवाइज तो इसमें कवरेज होगी प्रिवेलेंट जितनी भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनकी, इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड 3 कॉमन कैंसर्स, ओरल, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा स्ट्रैटेजीज क्या अडॉप्ट की गई है? तो भाई डोर टू डोर आउटरीच होगी, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज की अवेलेबिलिटी का मेक श्योर किया जाएगा, रियल टाइम पे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन होगा एट द ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या उसके स्टेटस की मैं बात करूं तो ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं आती। डायबिटीज की बात कर लो, भाई हेरिडिटी में जाता है, बट मेरे साथ में कोई डायबिटिक पर्सन बैठा है तो मेरे को नहीं डायबिटीज हो जाएगा, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसी छूने वगैरह से नहीं फैल जाता। ये स्टेटस की बात करें तो इंडिया में जितनी भी डेथ होती है उसका 63% का रीजन तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ही होती हैं। कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मिलेगा, जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज 11% पे है, कैंसर 9% है, डायबिटीज 3% है। लाइकवाइज तो ये मेजर है। क्यों है इतना जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनका ट्रेंड इतना राइज क्यों कर रहा है? तो एक तो आपका जो कुछ ऐसी हानिकारक चीजें हैं जिनका कंजम्पशन काफी बढ़ गया है, चाहे बात कर लो आप टोबैको की, चाहे अल्कोहल की बात कर लो, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं हम, जैसे कि जो चीजें आपकी फैट बढ़ा रही हैं या फिर जो आपके कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर दे रही हैं, ट्रांस फैट ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो ये सब की वजह से चीजें हैं। फिर बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल अगर फैक्टर्स की बात करें तो मैक्सिममली आप देखेंगे कि ओबेसिटी है, ओवरवेट हो रखे हैं, टेंशनफुल लाइफ इतनी ज्यादा है कि ब्लड प्रेशर ही रेस कर जा रहा है, गुस्सा इतना आता है, टॉक्सिसिटी इतनी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है। इसके अलावा स्ट्रेस, हेरिडिटी फैक्टर भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए देयर इज नेशनल हेल्थ मिशन। एक्चुअली नेशनल हेल्थ मिशन में ओवरऑल सब चीज का कवरेज है कि जितने भी हमारे जो लोग हैं उनको हम क्वालिटी हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड एंड द अंडर सर्व्ड इन द रूरल एरियाज। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम है जिसके थ्रू अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल हो जाती हैं, जेनेरिक दुकानें भी मिलती है ना। फिर अमृत है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। तो इसमें अगर जैसे कैंसर हो गया किसी को, या मान लो कोई बायोप्सी होनी है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो गई है, कुछ बाईपास होना है, कुछ भी होना है, तो उसके लिए फिर अफोर्डेबल मेडिसिन एंड लाइक प्रोवाइड किया जाए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ इश्यूज। ईट राइट मूवमेंट फसाई का है, भाई अच्छा खाना खाइए तो ये चीजें आप अवॉइड कर पाएंगे। जैसे बोलता है ना ट्रांस फैट मत खाओ, सोडियम मतलब नमक ज्यादा नहीं खाओ। नमक ज्यादा खाते हो आप, वो जो आयोडीन वाला नमक खाते हो ना उसमें सोडियम बहुत होता है, तो उससे आपका बीपी शूट कर सकता है। बीपी अगर शूट किया तो दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, तो ये सारी दिक्कत की बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कुछ 4 मिनरल्स हैं इनको रिक्लासिफाई किया है एज मेजर मिनरल्स। अब देखो हमारा जो एक मिनरल्स एक्ट है ना, मिनरल्स एक्ट के अंतर्गत 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे काफी सारा पैसा सरकार को मिलता है। ये क्लासिफिकेशन समय समय पे होता रहता है फॉर XYZ रीजंस। तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने बारियट्स, फेल्सपर, मीका और क्वार्ट्ज को एज मेजर मिनरल क्लासिफाई करा है। अब देखो आपका नाम यूनियन कैबिनेट ने एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है अप्रूव किया था, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया भी था। और ये जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी व्हिच वाज लेड बाय VK सारस्वत।
मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ओरिजिन उसकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैसे भी हो सकती है, लेकिन मिनरल की हमेशा डेफिनेट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसी के लिए तो हम उसको जानते हैं ना भाई, डायमंड है, हार्डेस्ट है, हमको मालूम है हार्डेस्ट ही रहेगा, अचानक से सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, तो उसकी वो डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। रीक्लासिफिकेशन का रीजन क्या है? तो आपके जो क्वार्ट्ज हैं, फेल्सपर हैं, मीका है, जनरली ये पेगमेटाइट रॉक्स पे पाए जाते हैं, जो बाकी अदर क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्रिटिकल मिनरल्स मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं, जो हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए सरकार को लगता है कि क्रिटिकल्स हैं, उनको उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। जैसे लिथियम, अरे फिलहाल आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, पूरी लिथियम बैटरी लगती है, वो ही नहीं रहेगा, लिथियम ही नहीं रहेगा तो कहां से आपकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बूस्ट होगी? सो दे आर दी क्रिटिकल मिनरल्स, उनके बिना जिंदगी समझ लो खराब। Previously, when the lease was granted as minor mineral, associated critical minerals were not reported or extracted. आपको पता होगा कि मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए सरकार लीज देती है, खुद ही तो नहीं सारा एक्सट्रैक्ट करेगी ना, अलग अलग कंपनीज पे लीज जाती है। तो पहले जब ये क्वार्ट्ज, फेल्सपर इन लोग को माइनर मिनरल के तौर पे दिया गया था, तो जब इनका एक्सट्रैक्शन होता था तो क्रिटिकल मिनरल्स जो निकले होते थे उसके बारे में कोई किसी को बताता ही नहीं था, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। दीज मिनरल्स हैव वाइटल रोल्स इन वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनर्जी ट्रांजिशन, स्पेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर्स। बारिएट की अगर मैं बात करूं तो बारिएट जो है वो आपको लाइमस्टोन और डोलोस्टोन की जो वेन फिलिंग्स होती है ना, वहां पर आपको ज्यादातर मिलता है। तो जब लाइमस्टोन और डोलोस्टोन निकाला जाता है ना, तो बारिएट को साइड कर देते हैं, उतना उसके बारे में बताते नहीं है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन एसोसिएशन विद ओर्स ऑफ एंटीमनी, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, मैग्नीज, सिल्वर, ये सारे, और ये सब आपके मेजर मिनरल्स भी हैं। It has various industrial application used for oil and gas drilling, electronic, TV screen, ceramics, paints, etc. Once categorized as major minerals, there will be increase in exploration and scientific mining of these minerals, which are ultimately important source of your critical minerals. Major minor mineral की बात करूं तो हमारा एक्ट है विच इज कॉल्ड एज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इसके अंतर्गत हमने मेजर और माइनर मिनरल्स को क्या करके रखा है, डिवाइड करके रखा है। तो इसमें मेजर मिनरल्स आपके शेड्यूल्ड में है और माइनर मिनरल्स आर बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल, क्ले, सैंड, ये जो थोड़े हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं है, और समय समय पे सरकार इसको नोटिफाई करती रहती है और ये बदलता रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। माइनर मिनरल्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रेगुलेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पे आता है। मेजर का जनरली सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। RBI bulletin analyzes quality of public expenditure and its socio-economic impact in India. तो अब देखो आपका ना, आपकी सेंटर एंड स्टेट्स दोनों जो हैं उन्होंने एक कैपेक्स पुश के समय पे कुछ काम किया था और उसके बाद आरबीआई की ये बुलेटिन जारी हुई है। तो इस बुलेटिन में ना एक क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिससे हम ये समझें कि जो सरकार पब्लिक स्पेंडिंग कर रही है उसका सोशल इकोनॉमिक आउटकम पे कितना बेनिफिट हो रहा है। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब जैसे सरकारें स्कीम्स चला रही है, कहीं पे हॉस्पिटल बना रही है, रोड्स बना रही है, तो ये सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर है, लोगों के लिए खर्चा कर रही है। उस खर्चे के बाद जो लोगों का जो मतलब पूरी सोसाइटी का जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कैसा है, आउटकम कैसा है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, लोगों को कितनी सुविधाएं हुई हैं। तो आपका जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का इंडेक्स है, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले रेशियो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो, इंटरेस्ट पेमेंट टू टोटल एक्सपेंडिचर रेशियो। लाइकवाइज कुल मिला के आप जो पूरा फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे होते हो तो उसमें आप देखते हो कि सरकार दो तरह के एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये जो सैलरी वैलरी जाती है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जो करंट एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर के हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, जैसे कहीं पे एकदम ही रोड बन रही है, कहीं पे कुछ लग रहा है जिससे आपका एक एसेट जनरेट हो रहा है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या की फाइंडिंग्स है, तो इसमें ना 1991 से लेकर अभी तक इंडिया का जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का ट्रेजेक्टरी रहा है उसको इन लोगों ने 6 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। 91 से 95 which is the post liberalization phase, लिबरलाइजेशन हो चुका था, एलपीजी आ चुका था, तो यहाँ पे आपको फिस्कल कंसोलिडेशन देखने को मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डेवलपिंग एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग। फिर आपका जो 96 से 2003 की बात थी, एफआरबीएम एक्ट आने के पहले की बात, वहां पे हमारा डेट बर्डन राइज कर रहा था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत स्टेगनेंट थी। एफआरबीएम इंप्लीमेंट होने के बाद 2003 से 2008 की बात करें तो यहाँ पे हमने रूल बेस्ड फिस्कल डिसिप्लिन किया था, जिसकी वजह से कैपिटल आउटले थोड़ा इंप्रूव हुआ एंड इंटरेस्ट पेमेंट कम हुई, यानी कि जो हमने लोन लिया था उस पर जो हम इंटरेस्ट देते वो कम हुआ, मतलब हम अपना डेट काफी हद तक चुका चुके थे तो इंटरेस्ट कम ही हो गया।
2008 से 2013, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं काउंटर साइक्लिकल मेजर्स अपनाए गए थे, जिससे कि सरकार की फिस्कल स्टेबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रेन पे आ गई थी। 2013 से 2020 की अगर हम बात करें तो जीएसटी में हमने ट्रांजिशन किया है, फिस्कल डिवोल्यूशन थोड़ा हायर हुआ ताकि स्टेट्स को और पैसा हम डिवॉल्व कर सके। 20 से 25 तो भाई पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के बाद फिर कहीं ना कहीं जो है आपका देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट है, जिसमें आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा है। हायर एक्सपेंडिचर क्वालिटी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ अलाइन करती है और इससे सोशल आउटकम ऑब्वियसली इंप्रूव होता है। सेंटर का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्वालिटी है, इट इज मोर एसोसिएटेड विद जीडीपी ग्रोथ। स्टेट की जो एक्सपेंडिचर क्वालिटी है, इट हैज ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओवरऑल। पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल क्या होता है? तो भाई देखो, जनता के लिए गुड्स और सर्विसेज और मुहैया कराना सबसे पहला रोल है। जैसे रोड्स है तो आपको बेहतर रोड मिले, आखिरी एरिया तक भी आप पहुंच पाए, बेहतर हेल्थ केयर मिले, कम से कम आपके 5 किलोमीटर के एरिया में आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल मिल जाए, तो ये सब कौन करेगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर करके सरकार करके देगी ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी पब्लिक एक्सपेंडिचर सपोर्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार अगर कुछ स्पेंड कर रही होती है तो उससे डिमांड भी बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। फिर प्रमोटिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो सस्टेनेबल ग्रोथ और मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन साथ साथ करके जो सरकार है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना करके रखती है। और जितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए कोई एसेट नहीं क्रिएट करता है। जैसे आपको मम्मी पापा बोलते हैं ना कि रोज रोज खर्चा मत करो, थोड़ा पैसे जोड़ के रखो, आगे जाके बाइक ले लेना, घर ले लेना, गोल्ड ले लेना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एसेट्स हैं आपके लिए। आप ये जो रोज चिटर मटर कुछ लेकर के आते हो वो एसेट नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसे कुछ बड़ा एसेट ले रहे हो तो वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। घर नहीं ना रोज रोज खरीद लोगे, तो उस टाइप की चीज होती है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक तरह का हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। रिस्क ऑफ हायर पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर हमेशा अच्छा होता है ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कई बार पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के चक्कर में बजटरी डेफिसिट बढ़ सकता है, जितना आपका रेवेन्यू नहीं उससे ज्यादा खर्चा कर दोगे तो डेफिसिट तो बढ़ ही जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी कभी कभी हाई हो सकती है, क्योंकि आपको ज्यादा बोरो करना पड़ेगा अगर, तो आपका डेफिसिट बढ़ गया यानी आपको बोरो ज्यादा करना पड़ेगा। नेशनल सेविंग्स रिड्यूस होती है और कई बार गवर्नमेंट की जो क्रेडिटेबिलिटी है वो भी इरोड हो जाती है। ठीक, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि स्टेट का जो रोल है गवर्नेंस में रिड्यूस करने के लिए वो एक डीरेगुलेशन कमीशन लाएगा। यहाँ पे हम किसकी डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं? लाइसेंसिंग की। देखो पहले जब 1991 से पहले जब हमारे यहाँ पे एलपीजी नहीं आया था तो बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो सरकार के स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर थे। बहुत सारी चीजें जो है उसमें लीगल पेनल्टी लगाई गई थी, बहुत सारी चीजों को लीगल क्राइम मान के रखा गया था इन दी बिजनेस सेक्टर। तो उन सारी चीजों को डीरेगुलेट करने के लिए डीरेगुलेशन कमीशन लाया गया है। पीएम का एम्फेसिस है कि जो जन विश्वास बिल 2.0 आया है इसमें हम रेगुलेटरी बर्डन्स को भी रिड्यूस करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे तो आजकल बिजनेस खोलने के लिए भी ऑनलाइन चीजें कर दी गई है, बार बार आपको फाइल इधर से उधर उधर से उधर नहीं करानी पड़ेगी। हम बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स को हटा दे रहे हैं। तो जन विश्वास बिल जो 2.0 आया था ये 2025-26 के बजट में अनाउंस हुआ था, जिसका एम है 100 से भी ज्यादा जो आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस है उनको डीक्रिमिनलाइज करना, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस किया जा सके। डीरेगुलेशन की बात करूं तो डीरेगुलेशन मतलब किसी भी इंडस्ट्री में अपनी नजर या गवर्नेंस को रिड्यूस करना, मतलब आप अपना हाथ पीछे खींच रहे हो तो भाई तुमको ऑटोनॉमी दी जा रही है, तुम अपने हिसाब से काम करो, इतनी छूट हम तुमको दे रहे हैं। पहले सरकार क्या करती थी, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज पे सरकार का काफी ज्यादा जोर, काफी ज्यादा गवर्नेंस था, पर वही चीज को रिड्यूस करने को हम डीरेगुलेशन कहते हैं। ग्लोबल डीरेगुलेशन इनिशिएटिव क्या है, तो यूएस का देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यूके में बेटर रेगुलेशन फ्रेमवर्क है, न्यूजीलैंड में मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन है। डीरेगुलेशन करने से ना आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम डीलिमिटेशन करते हैं तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट हो जाएगा नियरली 35%। अभी जो है वो 31% है, वो बूस्ट होकर 35% में जाएगा, समवेयर अराउंड 8% ग्रोथ। क्योंकि डीरेगुलेशन से ना जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके लिए चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती है, इकोनॉमिक फ्रीडम भी एनहांस होगी। डीरेगुलेशन में काफी सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हट जाते हैं, जिससे कि जो बार बार का जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो भी कम होता है और कॉम्पिटिशन बढ़ता है, मतलब चीजें ईजियर हो जाती हैं।
एमएसएमई के लिए हजार तरीके के जो कंप्लायंस है, जिसमें कॉस्ट भी बहुत लगता है, जानते हो ना, एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल ले जाने में वक्त लगता है, पैसे भी लगते हैं, वो चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डीरेगुलेशन होने से उनको कम चीजें करनी है। पहले 10 फॉर्म भरवा रहे थे, तो अब हार्डली 4 फॉर्म भरवाएंगे, सो विच इज प्रीटी गुड थिंग। तो डीरेगुलेशन यही है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एनहांस होगा। हालांकि डीरेगुलेशन का याद रखेंगे चैलेंजेस भी है, हो सकता है मार्केट में मोनोपोली हो जाए, जो लार्जर फर्म्स है वो और ज्यादा ग्रो करें, और जो छोटे फर्म्स है वो ठीक से कुछ कर ही नहीं पाए। तो अगर लार्जर फर्म्स ने छोटे फर्म्स को बाहर कर दिया कंपटीशन से, तो फिर तो हो गया, एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डीरेगुलेशन का मतलब है कि सरकार अब रेगुलेट नहीं करने वाली। सरकार अगर रेगुलेट नहीं कर रही है तो अपनी तरफ से फ्री हो जाएंगे, अब तो हम मनमाड़ी जो मर्जी करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी इंडस्ट्रीज करने लगती है, ट्रांसपेरेंसी की कमी रहेगी। अब सरकार की गवर्नेंस नहीं है, तो हो सकता है कंपनीज काफी सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास विथहोल्ड करके रख ले, जिससे कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इरोड होगा, और इन्वेस्टर्स जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बनाई से इन्फॉर्म डिसीजन से देखिए बात होती है, इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं मुंह उठा के इन्वेस्ट कर देता है। उसको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो उस कंपनी की पूरी शीट देखता है कि भाई अभी तक कंपनी का क्या रिकॉर्ड है, कितने लॉसेस है, कितना क्या चल रहा है, और जहां उसको प्रॉफिट दिखता है वो वहीं पे इन्वेस्ट करता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन कंपनी विथहोल्ड कर रही है या आधी इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स के डिसीजन को काफी हद तक हिंडर करती है। टैरिफ एंड इंडिया रिपोर्ट, इसको रिलीज किया है आपके ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने। तो आप सभी जानते होंगे, जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये लोग आपस में बहुत सारे टैरिफ्स, नॉन टैरिफ्स, बैरियर्स लगाते हैं, राइट, जिससे कि एक लिमिटेशन बरकरार रहे, डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो तुम्हारी रिपोर्ट है ये एनालाइज करती है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान एंड द प्रपोजेस एक्शन फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर टू मिटिगेट लॉसेस। अब जो यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रेड इम्बैलेंसेस को काउंटर करने के लिए लाया गया। यूएस का कहना है कि अगर मेरा किसी कंट्री के साथ में ट्रेड डेफिसिट है, तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा ताकि मेरा ट्रेड डेफिसिट ठीक हो सके। तो अगर वो टैरिफ बढ़ा देगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कंट्रीज पे हायर टैरिफ लगाएगा तो फिर जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक्सपोर्ट करना और ज्यादा महंगा हो जाएगा, जो हमारे लिए दिक्कत की बात होगी। अब देखो इसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको एडिशनल 4.9% का टैरिफ देना पड़ेगा, जो फिलहाल 2.8% है। तो मान के चलो जैसे पहले 100 रुपए दे रहे थे, अब 200 रुपए देने पड़ जाएंगे, तो नुकसान हुआ ना यार हमें 100 रुपए का। मैं तो सिर्फ 100 रुपए की बात करी, ट्रेड में 100 नहीं होते, करोड़ों होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर का नुकसान होगा, क्योंकि हम बहुत सारा जो है फार्म वाला चीज एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, तो ये सबसे ज्यादा हिट होगा, क्योंकि जो जैसे श्रिम्प हो गया, डेयरी सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड है, इनमें टैरिफ 38.2% तक का लगेगा, जो हमारे लिए बहुत भयानक है। इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, ज्वेलरी है, डायमंड है, इनके एक्सपोर्ट भी हैम्पर होने वाले हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल में जो आपका टैरिफ डिफरेंशियल है वो 10.90% है, जो जेनरिक मेडिसिन के कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ही दिक्कत होगी। मिनिमल इंपैक्ट पेट्रोलियम, मिनरल्स, गारमेंट्स जो है ये उतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। रिकमेंडेशंस क्या दी गई है, तो भाई एक एडवांस टैरिफ ऑर्डर हम यूएसए के साथ कर सकते हैं, कि यूएसए को बोल सकते हैं भाई तुम्हारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लान है उसको ड्रॉप कर दो, हम कुछ एडवांस टैरिफ ऑर्डर कर देते हैं कि एडवांस में तुम हमें ऑर्डर दे दो। तो इंडिया एक 0 for 0 स्ट्रैटेजी प्रपोज कर सकता है, ताकि टैरिफ लाइन को हम आइडेंटिफाई करें, कोशिश करें कि किस तरीके से हम यूएसए के साथ में अपना जो ट्रेड का सिचुएशन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अडॉप्टेशन ऑफ रिटेलिटरी मेजर्स, तो इंडिया जो है अनफेयर कंसेशन रिफ्यूज कर सकता है, या फिर काउंटर मेजर्स कंसीडर कर सकता है, जैसे चाइना जो है वो काउंटर मेजर्स लेता है। reconciling large gap in the trade data as reported by India and US, ताकि जो इनके में एक्चुअली में डेटा इनएक्यूरेट होने की वजह से भी दिक्कत आ सकती है, तो जो डेटा गैप है पहले उसको फिल कर दो, ताकि तुम गड़बड़ डिसीजंस ना लो, तुम्हारे पास एक्यूरेट नंबर आने चाहिए। मेरा उस न्यूज को कवर करने का रीजन यही था, ताकि आप एक बार ट्रेड बैरियर्स को जाके रिवाइज करें। नॉट ओनली ट्रेड बैरियर्स, आप जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी रिवाइज कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें आती है, क्या हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट आता क्यों है, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स। जब आप ट्रेड बैरियर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का भी जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए क्यों जाते हैं। अब देखो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हम इंपोर्ट करके लाते हैं, यूएसए से इंपोर्ट करने का जो हमारा सिनेरियो है वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। यूपीएससी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सवाल पूछता रहता है, जैसे पाम ऑयल पे आ चुका है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो इंपोर्टर एक्सपोर्ट्स है उस पर उसने सवाल पूछा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का जो एलएनजी इंपोर्ट है यूएसए से, इट हैज रोज मोर देन 71% इन दी फर्स्ट 11 months ऑफ 2024, विच इज टू मच। एलएनजी की बात कर लो तो इट इज
created by transforming natural gas into liquid state by cooling it into a temperature of somewhere around -162 centigrade. Since it is composed primarily of methane, तो ये एक odorless, colorless, non-toxic, non-corrosive गैस होती है। और ग्लोबली देखोगे तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ LNG। LNG की डिपेंडेंस इंडिया की जो है वो इतनी इंक्रीज क्यों हो रही है? तो हम अपना एनर्जी बास्केट पहले तो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, कोल रिडक्शन करना चाह रहे हैं। अब कोल रिडक्शन करके हम अगर क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं तो क्लीनर एनर्जी में हमें ज्यादा से ज्यादा LNG की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने टारगेट भी किया है कि अपनी एनर्जी मिक्स में 15% शेयर हम इस नेचुरल गैस का करेंगे। तो कैसे करेंगे? लाना पड़ेगा ना, खुद तो नहीं बना पा रहे हैं अभी। इसके अलावा गैस बेस्ड इकोनॉमी में हम ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर गैस बेस्ड इकोनॉमी में आप ट्रांजिट कर रहे हो तो फिर आपको गैस की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पर रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि उसको भी हम इंपोर्ट करके लाते हैं, भारी भरकम हमारा इंपोर्ट बिल बनता है। क्लाइमेट चेंज टारगेट भी है। देखो LNG जो है ना बहुत ज्यादा CO2 नहीं रिलीज करती, जितना कोल रिलीज करता है उससे तो 40% कम ही रिलीज करती है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये फॉसिल फ्यूल्स में तो सबसे क्लीनेस्ट है। हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद LNG। एक तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई है और वो मार्केट के हिसाब से ना फ्लक्चुएट कर रही होती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी होती है। डिमांड अगर हाई हो गई ना तो फिर तो हो गया, सप्लाई कम रहेगी तो प्राइस बढ़ जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे बहुत क्राइसिस आ गया था। पाइपलाइन नेटवर्क हमारे पास है नहीं, तो LNG को एक जगह से मतलब टर्मिनल से उसके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तक पहुंचाना या जहां पे उसको एप्लीकेशन करना है वहां पे पहुंचाना अपने आप में एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी कम है, क्योंकि LNG जो है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। तो हमें पहले से स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर प्राइस फ्लक्चुएशन हुई, कल को नहीं हमको मिल पाया या हम खरीद नहीं पाए, तो उस समय पे फिर हमारी इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें स्टोर करके रखना जरूरी है। हाउएवर वी हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। क्या इनिशिएटिव लिया है? तो LNG यूसेज को ट्रांसपोर्ट माइनिंग सेक्टर में प्रमोट करने के लिए ड्राफ्ट LNG पॉलिसी है। फिर आपका जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है, जिसको 2017 में हमने मॉडिफाई किया था टू इंक्लूड LNG एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है। ये रिपोर्ट आपको पूरे रोड नेटवर्क के बारे में बता रही है। तो जैसे कि इंडिया का पूरी दुनिया भर में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, अराउंड 63.45 लाख किलोमीटर्स का। की अगर हाईलाइट्स अगर हम देखें तो जो हाईवे नेटवर्क है, नेशनल हाईवे के नेटवर्क की बात कर रही हूँ, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 60%। पहले हमारे पास 2014 में 91,287 किलोमीटर की रोड थी, जो अब 1.4 लाख किलोमीटर हो चुकी है। पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी काफी हद तक इंक्रीज हो गया है। पहले 4 साल तक रोड बन रही होती थी, अभी देखो तो भी 1 साल में हो जाती है। ये अलग बात है कि मेरे घर के वाली जो रोड है उसको 1.5 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं है उसका, वो अलग से बाईपास बन के रखा हुआ है, बट नॉनदलेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपका जो एनुअल रिपोर्ट है वो बता रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी राइज हुआ है, पैसा ज्यादा लगाया है इन्होंने, बस ये बताना चाह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो इस ट्रस्ट के थ्रू 25,900 करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किए, जिसको ऑब्वियसली ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, 58 स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स ने कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है वो रिपोर्ट किया है, जो कि इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से नेशनल लेवल पे हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और स्टेट लेवल पे लॉसेस आ रहे हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लॉसेज आर लो फ्लीट यूटिलाइजेशन, राइजिंग फ्यूल कॉस्ट एंड फ्री बस ट्रैवल स्कीम्स। फिर लोग पैसे नहीं देते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। इवन डेमोज जो चलती है आपकी, काफी लोग उसमें बिना टिकट के बैठे होते हैं, TC तो आता नहीं है, सरकार को नुकसान होता है। न्यू टेक्नोलॉजीज जो हमने पूरा आपका रोड बनाने में यूज की है, तो जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से ना हम बायो बाइंडर्स बना रहे हैं और इसको आप बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करते हो। फिर आपका अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट है, तो जब आप ब्रिजेस बना रहे होते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ब्रिजेस गिर रही हैं, डोंट नो व्हाई। ग्रेफाइन मॉडिफाइड एस्फाल्ट है, ताकि आप जो एस्फाल्ट से ना पेवमेंट्स बनते हैं आपके, तो पेवमेंट्स की लॉन्जिटिविटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप ग्रेफीन मॉडिफाइड जो एस्फाल्ट है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ब्यूटिमिन जब बनाते हो, ब्यूटिमिनस वाली रोड बनाते हो ना, तो ब्यूटिमिन मिक्स में आप रबर पार्टिकल्स भी ऐड करते हो। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड रबराइज्ड ब्यूटिमिन, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। कुछ अदर वेज भी हैं, जैसे जियो सिंथेटिक मटीरियल्स भी आप अपनी रोड में इंक्लूड कर रहे हो, जैसे कॉयर और
जूट मैंने आपको बढ़ाया था, स्टील, आयरन स्लैग, वो आपके फ्लाई ऐश का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, कॉपर स्लैग है, बायो बिटुमिन है, बायो सीमेंटेड है, रिसाइकल्ड ग्रास है। तो ये सारी इस न्यूज को लाने का मेरा रीजन यही था कि आप एक बार तो अपने जो नेशनल हाईवेज है उसको रिवाइज करेंगे, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जो नेशनल हाईवे आपका 44 है जो पहले 7 के नाम से जाना जाता था, विच इज दी लॉन्गेस्ट रन्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर टू कन्याकुमारी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो पढ़ लेना। इसके अलावा ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये फिर तुम्हारे साइंस टेक्नोलॉजी की न्यूज बन जाएगी। हमारी विंड कैपेसिटी जो है वो बढ़कर के 63 गीगावाट हो जाएगी बाय द फाइनेंशियल ईयर 27, विच इज अ ग्रेट थिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हमारी सोलर एनर्जी जो है वो 100 गीगावाट तक पहुंच रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। विंड एनर्जी पे भी अच्छा खासा हमारा फोकस है। टोटल जो हमारी इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी है वो भी पिछले 10 सालों में डबल हो चुकी है। नाउ इट इज एट 48.16 gigawatt, and in terms of total wind installed capacity we rank 4th in the world। सोलर एनर्जी में भी हम 4th ही रैंक कर रहे होते हैं। रीनेबल एनर्जी में ना विंड एनर्जी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है जस्ट आफ्टर दी सोलर पावर। तो कहीं ना कहीं इसका जो रोल है वो बहुत हाई है, और इनफैक्ट हमारी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया को और ज्यादा ऐसे बना देती है कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स दे हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी, लाइक गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, likewise initiatives to promote wind energy। तो we have national wind solar hybrid policy, जिसमें कि हम हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें विंड और सोलर को एक ही जगह पे यूटिलाइज कर ले रहे हैं ताकि लैंड यूज को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसीज भी है, ताकि आप पानी वाले एरिया में जाकर के विंड लगाएं, ताकि लैंड जो एक्विजिशन करना पड़ता है वो ना पड़े। तो गुजरात, तमिलनाडु के कोस्ट के पास हमने कुछ पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। ऑफशोर, ऑनशोर पहले भी पढ़ा चुके हो। ऑनशोर मतलब लैंड पे जब आप वो विंड टर्बाइंस लगा रहे होते हो, ऑफशोर पानी वाले एरिया में जब आप क्रिएट कर रहे होते हो। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स भी हैं, जिसमें जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके लिए रिन्यूएबल पावर का एक्सेस इजियर बनाया गया है। विंड एनर्जी के अडेप्टेशन को बूस्ट किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशंस भी हैं। हाउएवर विंड एनर्जी के साथ चैलेंजेस एसोसिएटेड है, सोलर एनर्जी के साथ भी चैलेंजेस रहते हैं। साल भर आपको सेम तरीके की नहीं मिलती, किसी दिन बदली आ जाती है तो चेंज होता है। विंड का भी वही हाथ है, विंड चलेगी तब तो इसका टर्बाइन घूम के इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, चल ही नहीं रही होगी तो कहां से बन जाएगा। इसके अलावा जो इनिशियल कॉस्ट ना बहुत हाई रहता है, आपको इनिशियली उतने बड़े बड़े टर्बाइंस लगाने के लिए इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई पड़ता है, और उसको लगाने के लिए आपको लैंड भी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह पे लग जाएगा। आप देख रहे होंगे तो विंड फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्जर एरिया। तो उतना एरिया, पता चला आप जिस जगह पे विंड टर्बाइन लगाना चाह रहे हैं वहां पे ऑलरेडी कोई लोकेलिटी बसी हुई, तो पूरी की पूरी लोकेलिटी हटाओगे तो ये तो बड़ा ही स्लो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि फिर एक बार वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई तो डायरेक्ट आपके घर पे नहीं पहुंच जाएगी, आप उसको ग्रिड से कनेक्ट ही तो करोगे ना, वो भी अपने आप में दिक्कत की बात होती है। ट्रांसमिशन के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो फिलहाल हमारे पास नहीं है। मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल डिस्कस्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न रीजन इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके लिए यहाँ पे एक्चुअली पॉलिटी का जो रीजनल काउंसिल का टॉपिक है उसके लिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। हम एक तो इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं, है ना, ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत पढ़ते हो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा आपकी रीजनल काउंसिल्स होती हैं, और इनसे रिलेटेड एक्चुअली टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये लाया आपके लिए कि एक्चुअली में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था इसके अंतर्गत 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई थी, उसमें से एक आपकी वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, और इसमें आते हैं आपके स्टेट्स लाइक गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। वेस्टर्न रीजन के कंट्रीब्यूशन बात करें तो इंडिया के जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है, बट ऑब्वियस है गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट है जो एफडीआई में भी आगे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे हैं, सर्विसेज में भी आगे हैं, तो दे फॉल बिहाइंड ओनली द सदर्न रीजन। याद रखेंगे सदर्न रीजन सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 30%। आफ्टर दैट यू हैव द वेस्टर्न रीजन। तो आपके जो बाकी बचे हुए रीजन्स हैं यानी कि नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, दे कंट्रीब्यूट फॉर द रिस्पेक्टिवली 18.5, 13.6 एंड 12.5%। अब आपको यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी दिखाई दे ही रही होगी, यानी कि पूरा हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। आपका जो वेस्टर्न रीजन है अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज ट्रेड विद द वर्ल्ड। ऑब्वियसली आपका जो पूरा ग्लोबल ट्रेड है यहीं से होकर जाता है ना भाई, महाराष्ट्र वाले पोर्ट से होकर तो जा रहा होता है ना, गुजरात से भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो ट्रेड तो यहीं से डबल है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
दिस काइंड ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी की जहां एक तरफ सदर्न रीजन वेस्टर्न रीजन इतने ग्रो कर गए हैं, आपके दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न वगैरह रीजन अभी भी नीचे है। तो भाई पहले तो हिस्टोरिकल रीजन है, ब्रिटिशर्स जब आए तो उनका पूरा का पूरा फोकस था आपके रिसोर्स रिच रीजन पे, जैसे कि कोलकाता पे उन्होंने बहुत सारा फोकस किया था, मुंबई पे फोकस किया था, इसके अलावा चेन्नई पे फोकस किया था। तो ये ऑलरेडी आगे बढ़ गए थे, ये वो जगह थी जो आगे बढ़ गई थी। बाकी जो जगह है जहां पे ऑलरेडी चीजें पीछे थी वो पीछे ही रह गई, तो अभी तक भी वो मैचअप नहीं कर पाए हैं। फिर ज्योग्राफिकल चीजें भी हैं भाई, जिस तरह के का सदर्न एरिया है वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न तो नहीं है ना, ज्योग्राफिकली इनके टोपोग्राफी इनके रिसोर्सेज अलग अलग है। तो अनइवन ग्रोथ इसलिए भी है क्योंकि रिसोर्सेज इक्वल तरीके से अवेलेबल नहीं है। जैसे पोर्ट्स, रॉ मटेरियल्स, ये आपके इस वाले एरिया में है, वेस्टर्न और सदर्न रीजन पे। अब नदन में कहा, यूपी में थोड़ा पोर्ट बना लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी आप नहीं बना सकते, तो बड़ी दिक्कत की बात है। इनफैक्ट आप हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे चले जाओ तो वहां की टेरेन इतनी डिफिकल्ट है कि वहां पे कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है, और कभी भी डिजास्टर आता रहता है, सब तहस नहस हो जाएगा। इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो इन स्टेट्स में जो पीछे चल रहे हैं अभी भी वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रांसपोर्ट पे काम नहीं हुआ है, इसके अलावा आपके पावर सिस्टम, वो तो अब जाकर के बिजली इतनी आई है, वरना कई जगह पे घंटों घंटों लाइट गोल रहती थी। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं है जितने कि आपके सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हो गए हैं। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रीज लगाने वाले भी है ना, वो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट को खोजते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जाके इंडस्ट्री लगा दूं, बेसिकली उसको पैसे कमाने, वो थोड़ा ना एकदम दूसरी जगह जाके लगा देगा। तो ऐसे में ना फिर जो उन जगह की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो नहीं पाती। इस तरह की डिस्पैरिटी को एलिमिनेट करने के लिए वी डू हैव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें आप जानते हैं 112 जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको हमने चूज किया है। ऑन सर्टन सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम उसको क्या करना है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एस्पिरेशन फिर ब्लॉक प्रोग्राम भी हमने चालू किया है, तो जो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स निकाले थे हमने, वैसे ही ब्लॉक्स भी हम डेवलप कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपकी पीएम गति शक्ति योजना है, भरतमाला है, सगरमाला है। इसके अलावा नीति आयोग का थ्रू आपका कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो आई होप ये आपको पूरा जो पॉइंट है समझ में आया होगा। स्टेट्स के लिए डेवलपमेंटल फंड भी सरकार दे रही है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ताकि वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बूस्ट कर सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2025 रिलीज की है, जिसमें हमको इमर्जिंग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन कितना ग्रो कर रहा है, पावर सिस्टम कितना एक्सपैंड कर रहा है, वेदर डिपेंडेंट हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसका क्या सिनेरियो है। की रिपोर्ट्स अगर हम देख लें तो ग्लोबल एनर्जी डिमांड जो है 2024 में 4.3% राइज कर गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 साल में ये और ज्यादा जो है 4% तक ग्रो कर जाएगी। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और जिस हिसाब की हमारी एक्सपेक्टेशंस हो रखी, लाइफस्टाइल हो रखी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो रोज ही करेगी। चाइना इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिविंग बिहाइंड यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ग्लोबल CO2 एमिशन जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से आता है, इट इज प्रोजेक्टेड टू स्टेबलाइज फ्रॉम 2025 to 27 फॉलोइंग जस्ट 1% ऑफ राइज। रीनेबल एनर्जी, सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर जो है उनकी वजह से 95% ऑफ एनर्जी डिमांड ग्रोथ जो है वो मीट होगी आगे 2025 से 2027 में। इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ तो भाई डिमांड बिल्कुल एकदम आसमान छू के 5.8% पे पहुंच गई, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 सालों में ये 6.3% एनुअली राइज कर जाएगी। इंडिया की जो थर्मल कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी, इट विल राइज बाय 283 गीगावाट बाय 2032। कोल रिमेन्स स्टिल डोमिनेंट, ये तो हमें पता है, हमारे पावर मिक्स में अभी भी कोल डोमिनेट करता है। हाउएवर रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर भी 27% इंक्रीज हो चुका है, विद सोलर PV लीडिंग द एक्सपेंशन। न्यूक्लियर पावर भी अच्छा खासा हमने ग्रो किया है, और हमने ये सेट किया, हमारा टारगेट है कि भाई 31-32 तक 22.5 गीगावाट भी हमको करना है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के पीछे आखिर रीजंस क्या क्या है, तो सबसे ग्लोबली देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्री में आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एसी की डिमांड, एसी की यूज, अभी गर्मी आते ही देख लो हर जगह एसी चालू हो जाएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आप इतना बूस्ट कर रहे हैं उसको चार्ज कहां से करेंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी व्हीकल ठप पड़ जाएगी। तो ये जितनी भी हम अभी ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है। इवन आपका जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क आप अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर पाना आपके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। इंडिया की बात करें तो हमारे पास क्यों इतना इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रो कर रहा है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, साथ ही हमारे यहाँ पे हीट वेव्स बहुत आती है। हीट वेव्स आती है तो एसी की डिमांड बढ़ती है, एसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना एसी कैसे चलेगा। स्कीम्स है, PM सूर्य घर मुफ्त बिल योजना, अमेंडमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हम थोड़ा सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो भी बढ़ाया जा रहा है।
अब ये थोड़े से आपके न्यूज एंड शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास व्हाइट विंग्ड डक है। तो आपका जो असम का दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, वहां पे एक रेयर पेयर ऑफ व्हाइट विंग्ड डक देखा गया। इसका जो साइंटिफिक नेम है आप पढ़ सकते हैं, एसआर कॉर्निस, याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। ये यूजुअली आपको लोलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट और वेटलैंड में दिखाई देता है। इट इज एंडेमिक टू इंडो मलायन बायोजियोग्राफिकल रिल्म। और कहीं ना कहीं ये जाना किस लिए जाता है, तो इसके व्हाइट पैचेस होते हैं, इसकी जो विंग्स है उसमें एक कॉन्स्पीशियस व्हाइट पैचेस बने रहते हैं, और ये बोलता है ना, उसको घोंसली कॉल्स बोलते हैं। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम। असम में इसको ना द्योहा यानी कि स्पिरिट डक भी बोला जाता है असमी में। शेड्यूल 1 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके अलावा हमारे पास ना एक पूरा व्हाइट विंग डक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान भी है, जो असम गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर बनाया है। IUCN के हिसाब से याद रखेंगे, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट अलग से कुछ बना हुआ है इस केस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट विंग्ड डक है। देन देयर इज फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज, जिसको बेल्जिका अंटार्कटिका भी बोला जाता है। अंटार्कटिक का ओनली नेटिव इंसेक्ट स्पीशी है ये। इट वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो इसको हम देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफिली इंसेक्ट, क्योंकि इसकी एबिलिटी है ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। अब अंटार्कटिक में रह रहा है, वहीं का नेटिव स्पीशी है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक्सट्रीम वेदर में तो सरवाइव कर ही जा रहा है। तो इसके सर्वाइवल में ना 2 स्टेज सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होती है। 2 ईयर लाइफ साइकिल में ये 2 स्टेजेस से क्रॉस होता है। फर्स्ट ईयर में इसको क्विंसेंस बोलते हैं, जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है डोरमेंसी का फॉर स्विफ्ट ट्रांजिशन। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्लिगेट डायपॉज होता है सेकेंड ईयर में, जो एक शेड्यूल्ड डोमेंसी है। एनर्जी अपनी एक्यूमुलेट करके बिल में घुस जाता है कि अब मैं कोई काम नहीं करने वाला, डोमेंट रहता है। डोमेंसी के अदर टाइप्स भी होते हैं, बहुत फेमसली आप हिबरनेशन पढ़ते हो, जिसमें विंटर में बहुत सारे जो आपके जैसे स्क्विरल्स वगैरह हैं वो ग्राउंड के अंदर घुस जाते हैं कि भाई हमें ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं करना है, उनका मेटाबॉलिज्म वो काफी रिड्यूस कर देते हैं। एस्टिविएशन भी होता है समर में, समर हीट को थोड़ा सा एस्केप करने के लिए आपके जो स्नेल्स होते हैं, लंग फिश होती है, वो एस्टिवेशन में जाती हैं। देन यू हैव ब्रूमेशन, ये कोल्ड इंड्यूस्ड डोमेंसी है, जो रेप्टाइल्स स्नेक्स जो है वो उनमें रहती है, वो यूज करते हैं। ये जो फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज है, ये ऐसे चीटी टाइप दिख रहा होता है, चीटी तो नहीं है बट ये अलग से एक्स्ट्रा पैर है, साइज तो इसका चीटी का ही दिख रहा है, एक बार देख लो। इसके बाद आपके पास आता है फॉल्स किलर व्हेल्स। तो रिसेंटली जो सर्वाइवल ऑफ अराउंड 90 फॉल्स किलर व्हेल्स रिपोर्ट किया गया है इन अ मास स्ट्रैंडिंग इंसिडेंट ऑन अ रिमोट बीच इन तस्मानिया। और अगर मैं इन किलर व्हेल्स की बात करूं तो नॉर्मली आपको सारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में दिखेंगे, जनरली डीप ऑफशोर वाटर में पाए जाते हैं, डार्क ग्रे कलर के, नॉर्मली ब्लैक दिखते हैं। इसके अलावा काफी जो इनका जो मेल है वो काफी लार्ज स्लेंडर होते हैं, स्लाइटली लार्जर देन फीमेल। बिहेवियर में काफी सोशेबल हैं, लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड इनकी फॉर्म हो जाती है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, हंटिंग, ये सब की वजह से काफी थ्रेट में है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़े क्यूट से फॉल्स किलर व्हेल्स हैं। ग्रेट लेक्स, जो आपकी 5 लेक्स हैं जो आप यूएसए जब कवर कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली नॉर्थ अमेरिका कवर कर रहे होते हैं, तो आप उसमें इसको पढ़ते हैं। तो एज पर रीसेंट रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लेक ओंटारियो है, विच इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो थ्रेटेंड है। तो ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करें तो 5 लेक इसमें आती है। द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट सुपीरियर लेक, देन यू हैव मिशिगन, हुरॉन है विच हैज द लॉन्गेस्ट शोर लाइन, ईरी है विच इज द शैलोएस्ट, एंड देन ओंटारियो है विच इज द स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट वाली ही थ्रेटेंड है। टुगेदर दे कम एंड दे मेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम ऑन अर्थ। और पूरी दुनिया भर में जितना भी फ्रेश वाटर है ना सर्फेस पे, उसका 1/5 इन्हीं ग्रेट लेक्स में आपको मिलेगा। लोकेशन की बात करेंगे तो आपकी जो लेक मिशिगन है वो तो कंप्लीटली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स है, बट जो बाकी है वो कनाडा और यूएस के बीच में नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती हैं। और वाटर जो है वो लेक सुपीरियर से फ्लो करता है, फिर हुरॉन में जाता है, मिशिगन में, ईरी में, ओंटारियो में, देन फाइनली अटलांटिक ओशन में जाता है थ्रू सेंट लॉरेंस रिवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पूरा जो ब्लू में दिख रहा है, ये आपकी इंपॉर्टेंट 5 लेक्स हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ओपैक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। रिसेंटली ओपैक प्लस करके जो इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ब्राजील ने एंटर कर लिया है। ओपैक नाम से बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे 12 ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस हैं उन सब ने मिलकर के एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है ओपैक। इंडिया ऑब्वियसली मेंबर नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्ट करते हैं। जेनेसिस की बात करो तो 1960s में बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला ने मिलकर के इसको चलाया था, बनाया था बोल सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करना और जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं उसको यूनिफॉर्म करना, ताकि जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स हैं उनको फेयर स्टेबल प्राइस जो है वो सिक्योर कर पाए। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है। ओपेक प्लस क्या है, तो दरअसल सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ था जब यूएसए में ऑयल का प्राइस, तो पूरा जो इकोनॉमी ऊपर नीचे हो गया था, इससे ना ऑयल का आउटपुट ही शेक हो गया था। तो ऐसे में जो आपकी ओपेक कंट्री है उसने अलग से और 10 कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट किया था, उसी को हम ओपेक प्लस बोलते हैं। उसी प्लस में अभी ब्राजील की एंट्री हुई है। अपेरा की अगर मैं बात करूं तो अपेरा ने एक इंडियन एक्सपोर्टर्स के पार्टिसिपेशन के लिए कॉन्फ्रेंस जैसा जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहां पे पार्टिसिपेट किया है। बायोफेक 2025 जो वर्ल्ड का लीडिंग ट्रेड फेयर है फॉर द ऑर्गेनिक फूड। अपेरा की बात करोगे आप तो ये एपेक्स बॉडी है जो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इन्वॉल्व है, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी बिकॉज ऑब्वियसली अपेडा एक्ट के अंतर्गत ही बनी हुई है। फंक्शंस की बात करें तो ये जो आपका एक्ट है ना, इसमें कुछ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, वही प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उन प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है जो ये प्रोडक्ट्स बना रही है उसको डेवलप करने का काम, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम, जो भी एक्सपोर्ट करने वाली हैं हम चीजें जैसे मीट हो गए, मीट प्रोड्यूसर्स, उनका इंस्पेक्शन करना ताकि वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। इट ऑल्सो फंक्शंस एज सेक्रेटेरिएट टू द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, जो सर्टिफाई करता है कि हाँ ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आपको कोई प्रोडक्ट एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए एंड सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मीट होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, इंडिया इलेक्टेड हुआ है एज फॉर द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ दिस ईला सिंगापुर में, स्ट्रेंथनिंग इट्स कमिटमेंट टू मैरीटाइम सेफ्टी, नेविगेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ईला की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के सेंट जर्मनी में है। 1957 में एनजीओ की तरह ये बनी थी, फिर उसके बाद इन 2024 में ईला ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनजीओ टू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि एक ऐसी बॉडी है जो ज्यादातर न्यूज में नहीं आती, आपके नोट्स में लिखी नहीं होगी, तो आप इसको ऐड करेंगे। ये बेसिकली मरीन सिक्योरिटी को, सेफ्टी को, नेविगेशन को इंक्रीज करने के लिए है। 3 टाइप्स ऑफ मेंबर इसमें होते हैं, नेशनल मेंबर, एसोसिएट मेंबर, इंडस्ट्री मेंबर। कोएलिशन फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एआई, बहुत सारी कंट्रीज ने साथ में मिलके हमने एक कोएलिशन बनाया है फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एआई। बस कोएलिशंस ही में आधे से ज्यादा हम बनाते रहते हैं, उससे ज्यादा तो पता नहीं क्या ही होता है। 100+ पार्टनर्स का ये इनिशिएटिव है, इंक्लूडिंग 37 टेक कंपनीज, 11 कंट्रीज, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हम एआई को प्रमोट कर सके इन दी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इट इज लेड बाय फ्रांस, यूनैप एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अनाउंस्ड एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम एआई को यूज करेंगे फॉर पोल्यूशन रिडक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन, ओशन प्रोटेक्शन, डीकार्बनाइजेशन। इसके अलावा एआई का रिसर्च एनहांस करेंगे, स्टैंडर्डाइज मेट्रिक लाइफ साइकिल एनालिसिस ऑफ फ्रेमवर्क, फोस्टर कोलैबोरेशन अमॉन्ग गवर्नमेंट, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा। एंड आई एम सो सॉरी, आई थिंक जो प्रीवियस इससे पहले वाला है उसमें आपको मैं दिख नहीं रही होंगी क्योंकि किसी वजह से कैमरा ऑफ हो गया था एंड आई रियलाइज्ड इट अ लिटिल लेटर, बट नॉनदलेस आर्टिकल 101 क्लॉज 4 है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल होता है जो कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 डेज से ज्यादा बिना इंफॉर्मेशन दिए एब्सेंट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये एक न्यूज है कि एक मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो जेल में थे, तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि भाई मेरे को पार्लियामेंट अटेंड करने की इजाजत दे दो वरना मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा अंडर आर्टिकल 101 क्लॉज 4। तो ये वही वाला क्लॉज है जो इसमें से आप देख सकते हैं।
स्टेगफ्लेशन इकोनॉमी की एक ऐसी सिचुएशन है जो फिलहाल अभी यूएस मार्केट में देखी गई है, लेकिन ये एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जब आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत हाई रहती है, इन्फ्लेशन भी बहुत राइज कर रहा होता है और जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो काफी स्लो होती है। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स के लिए डिलेमा हो जाती है कि करे तो करे क्या, ज्यादा मनी भी मार्केट में नहीं ला सकते क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है और ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग सिचुएशन हो रखी है, तो कैसे उसको मैनेज करें ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और ऐसा होता क्यों है, जब सप्लाई साइड का शॉक लगता है, मतलब जैसे सडनली ऑयल जो प्राइस है वो राइज कर गए, जो गुड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो राइज कर गया, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इफेक्ट्स क्या होते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डिक्लाइन करते हैं, भाई महंगाई ज्यादा है तो खरीद तो नहीं सकते ना ज्यादा चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो आपके हाथ में पैसे भी नहीं आ रहे, तो ऐसे में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो और ज्यादा स्लगिश हो जाती है। देन आपके पास है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, उसी का जो राउंड 2 है वो अभी पायलट फेज में लॉन्च हो गया, उसके लिए एप्लीकेशंस ओपन किए गए हैं। तो जब आपकी जो यूथ पॉपुलेशन है उनको 12 महीने की पेड इंटर्नशिप दी जा रही है टॉप कंपनीज में। इसमें मैंने आपको पूरा वीकली करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है। तो एज ग्रुप 21 से 24 था, जो किसी भी तरीके का भी फुल टाइम का एकेडमिक प्रोग्राम नहीं कर रहे, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसके अंतर्गत वो किसी कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में उनको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, सप्लीमेंटेड बाय वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6,000। 12 महीने का उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाएगा इन दी टॉप रेटेड कंपनीज अंडर दी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत उनको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। बायोमार्कर टीम ऑफ रिसर्चर्स जो इंडिया में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कॉमन मेटाबोलाइट्स अक्रॉस कैंसर्स लाइक पेनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, जो यूनिवर्सल कैंसर बायोमार्क की तरह सर्व कर सकते हैं। बायोमार्क्स क्या, एक तरह के बायोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस को किसी भी सेल में मार्क कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो दे आर बीइंग डिटेक्टेड थ्रू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन ब्लड, फ्लूइड और टिश्यूज। की एप्लीकेशंस क्या है, तो डिजीज डायग्नोसिस में आप बायोमार्कर्स का जो है हेल्प ले सकते हो। एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जिससे कि आप अर्ली कैंसर डायग्नोसिस कर सकते हैं, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपको इंडिविजुअल का यूनिक जो जेनेटिक कोड है, मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है, वो मिल जाएगी। इट ऑल्सो ट्रैक्स हाउ वेल अ पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू अ ट्रीटमेंट। पीएम आवास योजना ग्रामीण, प्राइम मिनिस्टर ने इसका फेज 2 लॉन्च किया है। इस योजना की बात करूं तो लोगों को पक्का मकान दिलाने की योजना है। अर्बन और रूरल एरिया दोनों तरफ लॉन्च हुआ है। रूरल एरिया की मैं बात करूं तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत लॉन्च किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग पक्का हाउसेस, सॉलिड हाउसेस विद बेसिक एमेनिटी टू दी रूरल पुअर हाउस होल्ड, एंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल। टारगेट है 4.95 करोड़ हाउसेस बनाने का। और इसके अलावा घर बनाने के लिए सरकार पैसे देती है। लोन अप टू 70,000 इज अवेलेबल फॉर द एलिजिबल बेनिफिशियरी एंड 3% का रिड्यूस इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो भाई जिनके पास भी घर नहीं है या घर है लेकिन कच्चा मकान है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिशियरी को वेरीफाई जो है ग्राम सभा करके देती है। झुमोयर डांस, ये असम के टी प्लांटर्स करते हैं, तो आप इसको वो झूमर से नहीं कंफ्यूज कर देंगे, राजस्थान का वो जो झूमर होता है उससे नहीं कंफ्यूज करना है। गुवाहाटी में, असम में एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने ये अटेंड किया है। झुमोयर बिरनंदिनी मेगा झुमोयर, जो एक पूरा सेरेमनी है जो असम के टी इंडस्ट्री के 200 साल की लेगेसी है उसको सिंबलाइज कर रहा है ये आपका झुमोयर डांस। तो ये एक फोक डांस है। प्राइमरीली जो असम की टी ट्राइब या जो आदिवासी कम्युनिटी है वो हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे इसको क्या करती है, परफॉर्म करती है। वुमेन यूजुअली मेन डांसर सिंगर्स होती है और जो मेल है वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए आपको दिख जाएंगे। अटायर्स ये आप देख सकते हैं, वो अपने रेड एंड व्हाइट की साड़ी ये लोग पहनते हैं। यहाँ पे आपको मेल्स लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाते दिख रहे हैं और जो फीमेल्स है वो डांस कर रही हैं। ठीक है, देन यू हैव स्पेयरएक्स स्पेस टेलीस्कोप, नासा इसको लॉन्च करने वाला है। और ये जो आपका टेलीस्कोप है, एक ऑब्जर्वेटरी है, स्टैंड्स फॉर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ reionization and ISIS explorer. It will collect data from 450 million galaxy and 100 million stars in Milky Way.
और कहीं ना कहीं इसमें ये जो पूरा स्काई है उसका हम सर्वे करेंगे इन दी ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड लाइट। टेन्योर रहेगा इसका 2 साल का। एम की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स के ओरिजिन को समझना, गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करना, 3D मैप बनाना पूरे कॉस्मोस का। इसके अलावा जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन होता है उसकी इनसाइट्स जानना, मतलब जब आपके यूनिवर्स में रैपिड एक्सप्लोजन कर रहा होता है ना एक सिंगल पॉइंट से, उसको थोड़ा सा समझना। टाइम यूज सर्वे, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने टाइम यूज सर्वे का यूटिलाइजेशन किया। टाइम यूज सर्वे मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना वक्त देती है। जैसे आप पापा को देखोगे तो काम में ज्यादा वक्त देते हैं, मम्मी हो सकता है आपके घर के एक्टिविटीज में काम देती है। सो बेसिकली इसी को टाइम यूज सर्वे बोलते हैं, किस किस चीज में कितना जो है टाइम आपकी जो डिफरेंट पॉपुलेशन है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में दे रही है। खासकर पेड अनपेड में मेन और विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है। तो जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि पेड एक्टिविटीज में यानी कि एम्प्लॉयमेंट में विमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई है। केयर गिविंग एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट है जेंडर का रिगार्डलेस ऑफ इंडियन फैमिली। टाइम स्पेंट इन कल्चरल लेजर मास मीडिया वो भी इंक्रीज हुआ है लोगों में। तो एक तरह से टाइम यूज सर्वे बस क्या होता है याद रखेंगे आप। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। आप जब मराठा एम्पायर पढ़ते हो, मराठा एम्पायर इन्हीं से शुरू होता है। मुझे नहीं लगता ज्यादा इनके बारे में बताने की जरूरत पड़ती है। शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था और इन्हें इनकी मदर जीजाबाई ने रेस किया था। इनके मेंटर थे दादोजी कोंडो एंड ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म एंड सूफी टीचिंग्स। मिलिट्री अचीवमेंट गुरिल्ला वॉरफेयर में इनका की कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने जो अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू किया था तो इन्होंने नियरली 16 फोर्ट्स को 16 की एज में अपना जो पहला कॉन्क्वेस्ट है वो किया था बाय कॉन्क्वेरिंग दी तोरना फोर्ट। इसके अलावा गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक भी इन्होंने डेवलप करी, डिफीटिंग अफजल खान इन 1659। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के मामले में अगर हम देखोगे तो इन्होंने काफी सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, बहुत ही मिलिट्री में इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज लेकर आए थे, रिलीजियस टॉलरेंस थी। उसके बाद 1674 में इनका कोरोनेशन हुआ एज छत्रपति, जिससे कि पूरा का पूरा मराठा एम्पायर फॉर्मलाइज हो गया। लेगेसी की बात करूं तो इनका विजन था हिंदवी स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। ही वाज अ विजनरी लीडर, ये आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका भी अभी डेथ एनिवर्सरी था। रत्नागिरी महाराज के हैं ये। आप इन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक मेंबर थे और महात्मा गांधी के गाइड और मिंटोर के तौर पे भी हम इन्हें जानते हैं। So he is the one for you, and he also is associated with a journal called as Sudharak. He was the secretary of सार्वजनिक सभा। फिर है हमारे पास कुछ जगह जो हमें देखनी चाहिए, न्यूज में थी रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका। तो जो यूएस से जो इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया उसमें कोस्टारिका ने एक ट्रांजिट हब की भूमिका निभाई है। इसका कैपिटल है सेंट जोस। सो लोकेशन की बात करें तो आपका जो सेंट्रल अमेरिकन का इस्थुमिस आता है, इस्थुमिस ऑफ पनामा, वहां पे आपका कोस्टारिका लोकेटेड है, बॉर्डर्ड बाय निकारागुआ, पनामा, कैरेबियन सी एंड द पैसिफिक ओशन। ज्योग्राफिकली देखोगे तो इसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे आपके कॉर्डिला वुल्काना, कॉर्डिला डे तलमान का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का माउंट चिरोपो है। इसके अलावा कुछ नोटेबल वोल्केनोज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये पनामा वाले एरिया पे कोस्टारिका आपको मिलेगा। साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया में पूरे 9 साल के बाद ऐसा हुआ है कि बर्थ रेट जो है राइज हुई है, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। ईस्ट कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास ही में ये लोकेटेड है, बाउंड्री शेयर करती है 38 पैरेलल लाइन में, मैरीटाइम बाउंड्री विद जापान एंड इसके अलावा येलो सी। ज्योग्राफिकल फीचर में यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो ताइबेक माउंटेन्स है उसका स्ट्रेच आपको दिखाई देता है। आइलैंड की बात करें तो जेजू आइलैंड एंड ओलेगू आइलैंड है। हान रिवर फ्लो करती है और ये आपका जो है साउथ कोरिया का लोकेशन आप देख सकते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ चाइना, जापान के वेस्ट में, चाइना के ईस्ट में। होंडुरास जिसका कैपिटल है तेगुचिगल्पा, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी है क्योंकि होंडुरास में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था जिसका नाम है सारा। होंडुरास की मैं बात करूं तो सेंट्रल अमेरिका में ही ये लोकेटेड है। शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ ग्वाटेमाला एंड अल साल्वाडोर, ऑल्सो विथ निकारागुआ। और अगर मैं वाटर बॉडीज की बात करूं तो इट इज सराउंडेड बाय कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशंस। ज्योग्राफिकल फीचर्स में आपका यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो पटोका उल्वा है, हाईएस्ट पीक आपकी माउंट लास मीनास है।
गल्फ ऑफ फोंसेका इसके पास ही में है, विच इज बाउंडेड बाय अल साल्वाडोर, होंडुरास एंड निकारागुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही ये कोस्टा रिका भी पढ़ा है ना, उसी के थोड़ा ऊपर देखो यहाँ होंडुरास दिख जाएगा। पनामा ना इस साल बहुत न्यूज में रहा है, आप देख लेंगे, पिछले 2 महीने में बहुत बार न्यूज में आया। जर्मनी नए चांसलर बने हैं फेडरिक मर्स, तो हंस it is in news. Located in Central Europe, bordering countries Denmark, Poland, Czech Republic, Austria, Switzerland, France, Luxembourg, Belgium, Netherlands. Water bodies Baltic and North Sea. Geographical features में जर्मनी में आपकी द अल्प्स रेंज की आपको पूरी सीरीज देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेजर रिवर्स में आपकी रिने एंड दानोवे रिवर है, और यहाँ पे आप जर्मनी की लोकेशन ऑब्वियसली देख सकते हैं। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट वीक का कब आएगा, जनवरी का कब आएगा, फरवरी का कब आएगा, तो उनके लिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार चैनल में जाया करो, वीडियोज में देखा करो, आपको दिख जाएगा जितनी भी वीडियोज वहां पे है। नॉर्मली मैं प्लेलिस्ट भी बना देती हूँ, वीकली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लास्ट ईयर के आपके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, so you can check from there, and until then keep studying, take care.